व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स यानी भौतिकी के नए अध्याय जिसमें यांत्रिकी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स से रिलेटेड लगभग 52 तक प्रश्नों का हल देखा था। आगे आज हम लोग उससे आगे देखेंगे तथा उससे रिलेटेड सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आशा करते हैं इससे हर एक एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से चर्चा करेंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर और भी प्रश्न बने तो वो सभी भी हल हो पाएँ। तो इससे पहले हम लोगों ने कहाँ 50 तक देखा था, आगे आ जाइए। आज हम लोग 52 से देखते हैं। चलिए 52 में करा बल गुणनफल है। अब हम लोग बल के बारे में जानते हैं कि बल क्या है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि बल क्या है, यानी बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार और आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है। इसे न्यूटन यानी एन से प्रदर्शित करते हैं, अन्यथा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि बल क्या हम लोगों ने देखा कि वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और अगर कार्य में देखेंगे तो वह प्रयास करता नहीं है, उसके द्वारा वो विस्थापन हो जाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसका विस्थापन हो जाता है, तो वह कार्य कहलाता है। हालांकि उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो बल को हम लोगों ने देखा उसे न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो वही कहा कि बल जो गुणनफल किसका है, ऑप्शन एक में है द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक यम होता है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो क्या यम इंटू एम, एम स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड में आते हैं, वो हमें दिखाना है जो हम लोगों ने देखा कि बल को न्यूटन के अलावा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से भी प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बी में आ रहा है, तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया मीटर, हो गया एम, हो गया त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण हम लोगों ने देखा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो यानी वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग भी और प्रारंभिक वेग भी, ये परिवर्तन हो गया किसके साथ, समय के साथ, v माइनस यू बटे टी। तो v माइनस यू अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, तो मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इधर ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया और इधर का मात्रक क्या हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया मीटर हो गया। तो इसका क्या हो गया, टोटल हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि v माइनस यू क्या हो गया, वो हो गया जो भी वेग हो गया उसका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग जो परिवर्तन हुआ, तो v माइनस यू बाई टी हो गया। जो प्रारंभिक वेग हो गया वो एस एस हो गया, तो एस स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, यम एस स्क्वायर, यानी समय का मात्रक टी हो गया। तो यह इसको क्या करता है, यह इसको संतुष्ट करता है। तो आप एक बार अगर ऑप्शन से भी देख लेंगे, अगर आपको सभी का मात्रक पता हो तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं आसानी से इसे। तो द्रव्यमान का मात्रक तो हो गया केजी हो गया, है ना, हम मीटर बता दिए थे, केजी है तो हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो नेक्स्ट देखेंगे, एक बार फिर से रिकॉल कर देते। द्रव्यमान का मात्रक केजी हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया, क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड कैसे स्क्वायर निकला, क्योंकि v माइनस यू बटी टी था, ये तो v माइनस यू मीटर प्रति सेकेंड और टी अंदर से, इसलिए ये एस स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं उपस्थित, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है, मात्रा परिवर्तित रहता है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा भार दोनों में कमी आता है। जनरली अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो इतना तो पता होगा कि पृथ्वी के अलावा अगर आप चंद्रमा पे जाते हैं तो वहाँ का जो क्या है गुरुत्वीय त्वरण है वो कम हो जाता है। तो अब हम लोग इस प्रश्न में पता करना है कि क्या इसका सही जवाब है, उतरने पर क्या होगा, भार घट जाएगा कि भार में परिवर्तन होगा, या फिर भार घटेगा लेकिन मात्रा में यानी द्रव्यमान में अपरिवर्तन रहेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार घटेगा और मात्रा में अपरिवर्तन रहेगा। अब हम लोग जानेंगे कि भार क्या होता है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप समझ लेंगे तो आगे के जो भी प्रश्न होंगे वो आसानी से आप हल कर पाएंगे। भार क्या है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए उस पर एक बल लगाया जाता है और वह गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगा गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिणाम होता है वही भार कहलाता है। तो अगर आप यही चंद्रमा पर जाते हैं तो पृथ्वी का हुआ 1/6 हो जाता है। यानी अगर बात की जाए किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है, तो अब बताइए कि उसका भार क्या होगा पृथ्वी पर, तो भार बराबर क्या होगा, mg हो जाएगा। m कितना हो गया, 60 केजी हो गया, और g का मान पृथ्वी पर 9.8 यानी 10, तो 600 न्यूटन हो गया ये पृथ्वी पर। लेकिन यही आप चंद्रमा पर जाते हैं तब क्या हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वह
पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है। यानी जो यहाँ पर क्या लग रहा है 10 लग रहा है, उसका 10/6 हो जाएगा, यानी 60 गुने 10/6। तो कट गया, कितना हो गया, मात्र 100 न्यूटन वहाँ भार हो गया। तो इस तरह से कमी आता है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि आखिर यह जो गुरुत्वीय त्वरण होता है यह कमी क्यों आता है। तो देखिए, यह इसे बताने के लिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी डीपली होगा, फिर भी हम आपको एक संक्षेप में बता देते हैं कि जो जी का मान होता है वह क्या होता है, मतलब जो प्रदर्शित किया जाता है पृथ्वी पर 9.8। यह मुख्यतः 2-3 बातों पर निर्भर करता है जी का मान। क्या क्या पर, पृथ्वी का आकार पर, यानी जो भी उपग्रह है उसके आकार पर निर्भर करता है। उसके बाद वस्तु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर भी निर्भर करता है, पृथ्वी का अक्षीय घूर्णन पर भी। ये 2-3 बातें होता है जिस पर वो जी का मान निर्भर करता है। और चूँकि आपको मालूम ही होगा, तो चंद्रमा पृथ्वी दोनों अलग अलग होने के कारण वहाँ पे यह जी का मान कम हो जाता है। तो इन बातों पर निर्भर करता है, तो इसके कारण भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 में कह रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। देखिए, अभी चर्चा हम लोग किए थे कि जी का आया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि चंद्रमा पर जाने पर उसका भार घट जाता है लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहता है। तो भार क्या होता है, भार वह होता है जो क्या होता है, किसी वस्तु पर लगा गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है। अर्थात पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए एक उस पर बल लगाया जाता है, और वह गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। अर्थात तो इसी को हम लोग कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिणाम होता है वही उस वस्तु पर लगा जो होता है भार कहलाता है। तो क्या होता है, वह भार होता है। तो ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या हो जाता है, वह घटता है, बढ़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। अब आपके माइंड में हो रहा होगा क्यों बढ़ता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण कोई भी वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और यह गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहता है, जिसे हम लोग जी कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि क्या हमने बताया कि गुरुत्वीय बल के कारण, यानी एक पृथ्वी का जो एक गुरुत्वीय बल है वह वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न कर देता है, और इस गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जो हम लोगों ने देखा कि जो जी का मान है वह क्या होता है, वह कुछ बातों पर निर्भर करता है। जो पृथ्वी पर 9.8 है, वहीं चंद्रमा पर जाने पर उसका 1/6 हो जाता है। तो जो किन बातों पर निर्भर करता है, उपग्रह, ग्रह जो भी हैं उनके आकार पर निर्भर करता है। उसके बाद वस्तु का पृथ्वी या ग्रह के सतह की ऊंचाई पर, इस पर भी बातों पर निर्भर करता है। पृथ्वी का जो अक्षीय घूर्णन है, यानी ग्रह का उपग्रह का जो अक्षीय घूर्णन, उन बातों पर निर्भर करता है। तो इसके कारण अगर आप ध्रुव से जाते हैं तो वहाँ पर जी का मान बढ़ने को दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 में, शरीर का वजन क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर सभी जगहों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब देखिए, प्रश्न आप जैसे ही पढ़े होंगे कि शरीर का वजन, अभी हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि जी का मान ध्रुवों पर जाने पर बढ़ रहा था। स्वाभाविक सी बात है, अगर जी का मान बढ़ रहा था, अभी हम लोगों ने देखा अगर एक 60 kg का वस्तु है तो उसका पृथ्वी पर द्रव्यमान, उसका भार कितना है, वजन कितना है, तो m हो गया 60 kg हो गया, जी हो गया 9.8 यानी 10 यानी 600 न्यूटन है। अब स्वाभाविक सी बात है, हमने देखा कि ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान अधिकतम होता है, तो शरीर का वजन भी ध्रुवों पर अधिकतम होगा, क्योंकि जी होगा, जी से मल्टीपल होगा, तो इसका मान भी 600 न्यूटन से कुछ अधिक होगा। तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लिए तो उससे आप 2-3 प्रश्न आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 56 में करा, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई पर उछल जाता है, क्यों। अब देखिए, कॉन्सेप्ट वही है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है वो भी हम लोगों ने जाना कि पृथ्वी के गुरुत्वीय जो बल होता है वह, उस बल के कारण वस्तु में भी एक त्वरण उत्पन्न होता है। अब कहिए कि त्वरण उत्पन्न क्यों होता है। त्वरण इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि वह वस्तु जहाँ पर होता है, जब आप उसे छोड़ते हैं तो नीचे जाता है। और त्वरण क्या होता है, वेग, समय के साथ वेग में परिवर्तन को ही तो त्वरण कहते हैं। तो उसका जो आपके हाथ के पास कोई वस्तु, बॉल या कुछ भी था, वह उसका प्रारंभिक वेग था, और जब नीचे गया तो उसका अंतिम वेग हो गया, तो वेग में तो परिवर्तन हुआ, इसलिए वह क्या हो जाता है। हमने कहा कि गुरुत्वीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, इसे जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या हो जाता है, तो वही कारण चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल जाता है। तो जीतवीय, यहाँ पर जी का जो
मान है पृथ्वी पर, वह चंद्रमा पर जाने पर सोझे पृथ्वी का 1/6 हो जाता है। यानी यहाँ पर 10 न्यूटन 10 लग रहा है जी, तो वहाँ 10/6 हो जाता है। यानी आप दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि 6 गुना कम हो जाता है। यानी क्या हो रहा है, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 2 मीटर उछल रहा है, तब वहाँ पर जाएगा तो वह 6 गुना क्या होगा, कम। यानी 2 ने 6 गुना कम लगेगा तो ज़्यादा उछलेगा, यानी वहाँ 12 मीटर उछलेगा। तो इसी परिवर्तन होता है, यही अंतर होता है। और जी का बात किन बातों पर निर्भर करता है, तो वह उपग्रह के आकार, ग्रह का आकार पर, ग्रह का वस्तु जो है ग्रह के सतह से कितनी ऊंचाई पर है, फिर उस ग्रह उपग्रह का जो अक्षीय घूर्णन है, ये 3-4 बातों पर जी का मान निर्भर करता है। जिसमें हम लोगों पृथ्वी पर भी देखा कि ध्रुव की ओर जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं वहाँ पर जी का मान अधिकतम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कभी कभी प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि जी का मान कहाँ पर अधिकतम देखने को मिलता है, अगर शरीर का वजन ध्रुवों पर हो तो कैसा होगा। तो उसके कारण जब जी का मान अधिकतम होगा तो शरीर का वजन भी अधिकतम होगा, क्योंकि वजन यानी भार। भार हम लोगों ने देखा कि भार क्या था, किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने के लिए उस पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु का भार कहलाया, यानी अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम था किसी वस्तु का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना कम होती है। बिल्कुल सही बात है, तो इसके कारण वो अधिक ऊंचा उछल जाता है। नेक्स्ट 57 में 20 केजी के वजन का जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने पर किया गया कार्य। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखिए कह रहा कार्य। अब हम लोग जानिए कि कार्य क्या होता है। ऊपर हम लोगों ने देखा था क्या, बल देखा था, जिसमें था बल वह बाह्य कारक है जो किसी आकार, अवस्था, स्थिति को परिवर्तन करता या प्रयास करता, वह क्या कहलाया था, वह बल कहलाया था। अब कार्य क्या था, वह भौतिक क्रिया है जो किसी पिंड पर बल लगकर उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। यानी जब उस पर बल लगाएंगे तो वह विस्थापन होगा, अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य माना जाएगा। ये बातों को ध्यान में रखिएगा। तो विस्थापन होगा, तो यह जो कार्य होता है मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला पिंड पर आरोपित बाह्य बल, और दूसरा वस्तु का यानी पिंड का विस्थापन। ये 2 मुख्य बातों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है कार्य। तो हम लोगों ने जाना कि कार्य क्या है, वह भौतिक क्रिया है जो किसी पिंड पर लगकर उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है, जो 2 बातों पर निर्भर करता है, पिंड पर आरोपित बाह्य बल और पिंड का विस्थापन। उसके बाद दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया कार्य उस वस्तु का आरोपित बल तथा बल की दिशा में किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिणामों का गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। यानी अभी हम लोगों ने देखा परिभाषा वही है कि किसी पिंड पर बल लगाकर, अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, उस वस्तु पर जो भी आरोपित बल है यानी F आरोपित बल, और बल की दिशा में जैसे ही बल लगाएंगे उस दिशा में या तो बल अधिक लगाएंगे तो गति करेगा, वह निर्भर करेगा किस पर, बल की दिशा में किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन का गुणनफल यानी डी, यानी जो विस्थापन हो रहा है डी यानी डी कॉस थीटा। तो ये हो जाता है कार्य W बराबर एफ डी कॉस थीटा, ये फार्मूला है। तो इसी पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। तो एक बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि थीटा हमने क्यों बोला, हमने बोला कि परिणामों जो ये बल की दिशा से किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन, जो बल लगाएंगे, मान लेते हैं ये वस्तु है ना, आप बल लगा रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, और विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन ये इस तरह से विस्थापन आगे की ओर हो रहा है ना। तो यह जो बल लगा इसके बीच जो कोण बना तो वह क्या हो गया, ये थीटा। इस बातों पर भी निर्भर करता है कि जो फोर्स लगाया गया वो कितना लगा, और डी जो विस्थापन हुआ वो कितना दूरी हुआ, और वह उस विस्थापन के बाद, जैसे इस विस्थापन के बाद वस्तु यहाँ जाएगा तो जो कोण बना वह कितना डिग्री का कोण बना। तो इस बातों पर निर्भर करता है। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो कार्य की प्रकृति होती है वो 2 होती, एक धनात्मक और मुख्यतः ऋणात्मक। धनात्मक कहने का मतलब धनात्मक कार्य होगा तो वस्तु को आप गति कर पाएंगे, और ऋणात्मक में वस्तु गति नहीं कर पाएगी। और तो हम ध्यान में देखेंगे वस्तु धनात्मक तभी होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा, और ऋणात्मक कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री से अत्यधिक होगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि वह 2 बातों पर मुख्यतः निर्भर करता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक तब होगा जब थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, और ऋणात्मक तब होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। अब आपके माइंड में उठेगा धनात्मक कार्य क्या प्रदर्शित करता है,
धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का समर्थन कर रहा है, अर्थात गति में वह सहायता कर रहा है। ऋणात्मक कार्य क्या दर्शाता है? ऋणात्मक कार्य दर्शाता है जो आरोपित बल है पिंड का जो विस्थापन के मध्य का कोण 90 डिग्री से अधिक है परंतु 180 डिग्री से तो कम है, तो कार्य क्या कहलाता है? ऋणात्मक कहलाता है। ऋणात्मक कार्य में क्या हो गया? मान लेते हैं जब किसी गेंद को आप ऊपर की ओर उछालते हैं तो गेंद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की ओर क्या हो जाता है? वह गेंद का विस्थापन नीचे की ओर हो जाता है, ऊपर की ओर से नीचे की ओर होता है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में ऋणात्मक कार्य हो जाता है, क्योंकि आप क्या किए? गेंद का विस्थापन तो ऊपर की ओर किए, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वह नीचे की ओर लगता है, तो वह इसके बीच का कोण कितना बन गया? 180 डिग्री बन गया। तो 180 डिग्री का मान क्या हो जाता है? वह हो जाता है क्या? -1 डिग्री। तो एफ जो भी फोर्स लगाएं और डी और cos थीटा 180 डिग्री यानी माइनस, तो क्या दर्शा रहा है? कार्य ऋणात्मक हो रहा है, यानी जो आप जिसमें फेंकना चाह रहे हैं वो उधर नहीं जा रहा। तो वही कह रहा है कि 20 केजी के जमीन के ऊपर, अब क्या जमीन के ऊपर 20 केजी का, अब 20 केजी का वजन है उसको जमीन के ऊपर उठाया गया। अब बताइए, जमीन के ऊपर उठाया गया तो यह कार्य जो होगा यहाँ पर कार्य क्या होगा? तो कार्य अब हम लोगों ने अभी देखा कि जो शून्य कार्य होने की 3 परिस्थितियां हैं। अभी कार्य 2 होता है, एक धनात्मक और ऋणात्मक। शून्य भी कार्य हो सकता है, कब हो सकता है? जब हो सकता है जब विस्थापन शून्य हो, यानी आप बल लगाएं उसका विस्थापन हुआ ही हुआ नहीं, तो वह कार्य वहाँ पर शून्य माना जाए, क्योंकि कार्य से हम लोगों ने समझा कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जो किसी पिंड पर बल लगाकर उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाए। जब विस्थापन हुआ ही नहीं तो वह कार्य शून्य माना जाएगा। दूसरा क्या है? आरोपित बल। जब कोई बल आरोपित हुआ ही नहीं है तब क्या हो जाएगा? विस्थापन शून्य माना जाएगा। बिना आरोपित के बल में विस्थापन हो गया तो वहाँ भी कार्य शून्य माना जाएगा। और तीसरा क्या है? बल एवं विस्थापन की दिशा जब लंबवत हो तब वहाँ पर क्या हो जाएगा? वह भी कार्य शून्य माना जाएगा। बल जैसे मान लेते हैं, अभी तीसरा कंडीशन क्या हम लोगों ने? बल और विस्थापन। मान लेते हैं यह कोई वस्तु समतल पर रखा हुआ है, आप बल ऊपर से लगा रहे हैं नीचे और विस्थापन ये लंबवत इधर हो रहा है, यानी विस्थापन। तो क्या हो रहा है? आपके द्वारा लगाया गया बल और यह जो विस्थापन है, यस, यह क्या है? लंबवत है। तो क्या होगा? यहाँ पर भी कार्य शून्य होगा। कार्य शून्य कहने का अर्थ क्या हो गया? कि वह वस्तु वहीं के वहीं रहेगा, कार्य नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है? आप फोर्स लंबवत लगा रहे। यही आप अगर 90 डिग्री से कम लगाएंगे तो वह क्या करेंगे? यानी वो धनात्मक को प्रदर्शित करेगा, यानी वस्तु की गति का वो समर्थन करेगा। आप बल इधर से लगाइए, बल इधर से लगाइए, तो आप जैसे ही बल इधर से लगाएंगे तो इसका जो विस्थापन होगा इसको आप ऐसे खींचेंगे। मान लेते, देखिए ये वस्तु हो गया है ना, इस वस्तु को इस तरह से, इस वस्तु को क्या किए? आप बल लगाएं, फोर्स लगा के खींचें और विस्थापन होकर यह वस्तु यहाँ आ गया, तब इसके बीच का कोण मान लेते हैं क्या बना? 90 डिग्री बना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जब कोण बन रहा है तो वह धनात्मक कार्य हो रहा है। धनात्मक कार्य क्या कर रहा है? वह गति में सहायक कर रहा है। अब आपको माइंड में उठाओ कि ये परिस्थिति कहाँ पर होता है? जब किसी वस्तु को ऊपर उठाना होता है, तब जब वस्तु को उठाते हैं तब, या फिर मेज पर रखी वस्तु को खिसकाते हैं तब, इस तरह से, है ना। अगर खिसकाएंगे तो ऐसे, तो कोई भी वस्तु जैसे मान रखा हुआ कुछ भी, तो इसको तो आप खींचेंगे ना ऐसे, तो इसका विस्थापन होगा तब। उसके बाद कुली द्वारा ट्रेन पर सामान चढ़ाया जाता है, तो जब कुली द्वारा भी ट्रेन पर सामान खींच कर चढ़ाया जाता है तो वो सभी दर्शाता है धनात्मक कार्य को, क्योंकि उसके बीच के जो कोण बनता है, किसके बीच? आरोपित बल और विस्थापन के बीच जो कोण बनता है वह 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। वही हम लोगों ने देखा कि 90 डिग्री से अगर ज़्यादा का कोण बन रहा हो तो वहाँ ऋणात्मक कार्य देखने को मिल रहा है। जैसे क्या देखा हम लोगों ने? जैसे ये बल है, जैसे ये बॉल है, बॉल को आप ऊपर की ओर फेंकें, तो जब बॉल को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो गेंद की गति की दिशा ऊपर की ओर, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा, ये गेंद की गति की दिशा और लेकिन ये गुरुत्वीय बल की दिशा नीचे की ओर है। तो कितना का कोण बना? 180 डिग्री का कोण बना, और 180 डिग्री का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अर्थात पिंड पर आरोपित बल पिंड के गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। आप ऊपर फेंके वो नीचे आ जाएगा, और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि वजन तो 20 केजी का जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर है। बिल्कुल सही है, 1 मीटर की ऊंचाई पर है, 20 केजी का है, 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए कार्य। अब 20 केजी का है तो इस पर लगा फोर्स क्या हो जाएगा? तो फोर्स बराबर F बराबर ma होता है। तो ma क्या हो जाएगा? मास हो गया 20 केजी और गुरुत्वाकर्षण बल हो गया 10, तो 200 न्यूटन हो गया, बल हो गया।
तो अब हम लोगों ने पढ़ा कार्य बराबर फोर्स इंटू डी कॉस थीटा। तो फोर्स 200 न्यूटन हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो इसका हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऊपर की ओर पकड़े हुए हैं, है ना। तो ऊपर की ओर पकड़े हुए हैं, जब विस्थापन शून्य हो, जब विस्थापन 1 मीटर की ऊंचाई पर है सिर्फ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट शून्य है। अगर यही आप उसको उठाकर ऊपर कर लेते हैं, सिर्फ पकड़े हुए हैं, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट शून्य होने की वजह से क्या हो जाएगा? 1 मीटर की ऊंचाई पर है, डिस्प्लेसमेंट शून्य, और जो थीटा का कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है, यानी आप कह सकते हैं 0 जूल। थीटा क्या बन रहा है? यानी 0 डिग्री हो रहा है कोण के मध्य कोण, तो यह क्या हो जाएगा? 0 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 में, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करे? अभी हम लोगों ने देखा कि कार्य क्या होता है। कार्य हम लोगों ने जाना कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में किसी निश्चित कोण पर हुए विस्थापन के परिणामों को ही गुणनफल कहते हैं। अर्थात बल, अर्थात ये तो हो गया फार्मूला हो गया F बराबर W बराबर एफ डी कॉस थीटा, अर्थात कार्य वह भौतिक कारक है या क्रिया है जो किसी पिंड पर बल लाकर उसके मूल स्थान से विस्थापन किया जाता है। तो धक्का देते हैं, विस्थापन शून्य हो रहा है, तो धक्का दे रहे हैं, विस्थापन शून्य हो रहा है, तो क्या होगा? कोई भी कार्य नहीं होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। हमने जाना कि शून्य कार्य 3 परिस्थिति में होता है। पहला क्या हम लोगों ने देखा कि अगर पिंड का विस्थापन नहीं हो तब, या आरोपित बल शून्य हो, या आप बल लगाए ही नहीं, विस्थापन हो गया, तब भी वो शून्य कार्य नहीं माना जाएगा। दूसरा, बल एवं विस्थापन की दिशा लंबवत हो। अब जैसे 1 मीटर यही था, यहाँ पर परिस्थिति क्या बन रहा था? आप इस वस्तु को उठाए हुए थे, जिसमें हम लोगों को देखा था 20 केजी का वस्तु 1 मीटर की ऊंचाई। तो अभी हम बल और विस्थापन की दिशा जब लंबवत हो, अब बल की भी दिशा भी क्या है? आप ऐसे पकड़े हुए हैं, तो ये भी लंबवत है, यानी इस तरह से लग रहा है। और विस्थापन की दिशा भी क्या है? वह भी, विस्थापन की दिशा भी क्या है? वह भी लंबवत है, यानी मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है विस्थापन का दिशा। तो अब वहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा? वह शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिफ्टी 59 में, पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता क्योंकि? अब देखिए, कह रहा पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ये होगा कि वस्तु जो होता है अपनी स्थिति को लेकर वो क्या करता है? जड़ता प्रदर्शित करता है। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या कहता है? कहता है जब कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में रहती है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। तो अब पहाड़ पर चढ़ने की तुलना में वह क्या होता है? आगे की ओर झुकता है, तो यानी वो अपनी स्थिति को, जड़ता को बनाए रखता है, और उस जड़ता को बनाए रखने के लिए वो आगे की ओर झुकता है। अब आपके माइंड में उठा हुआ कि आप अगर बाइक पे जा रहे होंगे तो यह कंडीशन वहाँ भी देखने को मिलता है। आप अगर बैठे हो, एकाएक बाइक अगर आगे बढ़ता था, पीछे की ओर झुकते हैं, तो यह क्या प्रदर्शित करता है? वह प्रदर्शित करता है कि वह अपनी जड़ता को बनाए रखता है, यानी वह उस अवस्था में ही रहना चाहता है जिसके कारण जब गति में आता है तो पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार यह जो है पहाड़ पर चढ़ता है तो ये ढलान होता है, तो वह अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए वो आगे की ओर झुकता है। नेक्स्ट प्रश्न 60 में कह रहा है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि? अब कह रहा है पीसा का जो ऐतिहासिक मीनार है तिरछा होते भी क्यों नहीं गिरता है? काफ़ी रोचक है, क्योंकि जब इसे बनाया गया था तो साइंटिस्ट भी इस पर लगभग कई सालों तक इस पर काम किए थे कि आखिर ऐसा क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में, कह रहा है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। बी में है इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। तो इस प्रश्न का देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर
जाती है। यही मेघ कार्य के गुरुत्व केंद्र क्या था? गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर वस्तु पर लगने वाला कुल बल की क्रिया रेखा गुजरती है। गुरुत्व केंद्र वही हुआ कि यानी जैसे मान लेते यह वस्तु है, तो गुरुत्व केंद्र क्या हुआ? बिंदु है जिससे होकर वस्तु पर लगने वाले कुल बल की क्रिया रेखा गुजरती है। यानी बोला जाता है गुरुत्व केंद्र जनरली कोई भी वस्तु का जो होता है वह मध्य में ही होता है। तो वही गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, यानी इसके होते हुए गुरुत्व केंद्र को जाती है, इसी के कारण वो तिरछी झुकी हुई। नेक्स्ट देखिए, जाड़ों की रात 61 में, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है, क्योंकि ये अब क्यों फट जाता है? देखिए इस प्रश्न को अगर आप समझ लीजिएगा तो इससे रिलेटेड 5 से लगभग 7 प्रश्न आपको आसानी पूर्वक हल हो जाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या होता है कि अत्यधिक ठंड में पानी के पाइप फट जाते हैं। तो अब आपको पहले समझना होगा इसके लिए कि ये पानी को जमने पर उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है। तो ये बात तो स्पष्ट लग रहा हो कि पाइप फटने का कारण है, स्वाभाविक सी बात है कि वह जो पाइप पानी होता हुआ जमने पर उसके आयतन में वृद्धि करता होगा, और वो वृद्धि करने के बाद पाइप फट जाता है, क्योंकि पाइप तो वो बना हुआ उस तरीके से नहीं होता है ना कि वह उसके अधिक को कम को वो कर सके, फ्लेक्सिबल तो होता नहीं है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, पाइप फटने की घटना ठंडे देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब आपको समझना होगा कि क्या होता है कि आखिर जमने पर बर्फ क्यों आयतन बढ़ जाता है। आपके माइंड में तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ही पानी जमता है तो उसका आयतन तो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग जानते हैं किसी तरल पदार्थ के अणु ठंडे हो जाने पर धीमे हो जाते हैं, और इस धीमा हो जाने से अणुओं को एक साथ आने का मौका मिलता है। अर्थात पानी का जैसे जैसे ठंडा शुरू होना होता है तब उसकी सघनता भी तीव्र से बढ़ती जाती है। सही बात है, अगर आप पानी के अलावा कोई भी तरल पदार्थ को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या होगा, वह ठंडे हो जाने से क्या हो जाते हैं, उसके जो अणु होते हैं वो धीमे हो जाते हैं, और धीमे हो जाने की वजह से उन अणुओं को एक साथ आने का मौका मिलता है, अर्थात उनकी सघनता बढ़ जाती है। जो जो दूर दूर में है अणु, ठंडा होंगे तो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के कारण तो सब्जी उब्जी को ठंडे में रख देने पर, फ्रिज में रख देने पर वो क्या होते हैं, ख़राब नहीं होते, क्योंकि जो उनका जो क्रिया होता है वह इसके जो वह क्या होते हैं, सघन हो जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, यानी ठहर जाते हैं, और उनको एक साथ आने का मौका मिलता है, यानी वो जो उनकी गतिज होती है ऊर्जा वो रुक जाती है गति करने की। तो वही होता है कि ठंडा करने पर क्या हो जाते हैं, सघनता या गाढ़ापन बढ़ जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो पानी का आयतन कम हो जाता। तो परिस्थिति क्या होता है, जैसे जैसे पानी को हम ठंडा करते हैं, यानी मान लेते हैं पानी 10 डिग्री था, 10 डिग्री से नीचे गर्म था, मतलब जो भी नॉर्मल था, ठंडा होते होते तापमान टेम्परेचर नीचे नीचे, तो यह जो है, ये जो अणु होता है वह कब तक है सघनता होता है, बढ़ता है ठंडा करने पर, वह मात्र 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड। यह ऐसा तापमान है कि इस तापमान पे पानी को ठंडा करने पर, जब यह तापमान पर आता है घटते घटते नॉर्मल से, रूम के टेम्परेचर से 3.98 पर, तो यहाँ पर इसकी सघनता यानी कि घनत्व, सघनता क्या बताता है, सघनता यानी उसके गाढ़ापन, घन, तो इसी को घनत्व कहते हैं। आप घनत्व को समझ सकते हैं। घनत्व वह दर्शाता है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व करते हैं। यानी कोई भी पदार्थ के जो इकाई आयतन में है, अर्थात यह बताता है कि पदार्थ के कण उसमें कितनी मजबूती से एक दूसरे के पास विद्यमान है, वह घनत्व को दर्शाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इकाई आयतन के द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं, यानी जो भी है उसका इकाई आयतन ले लीजिए। तो अब स्वाभाविक सी बात है, क्या हो गया कि 3.98 पर आने पर जो पानी का सघनता है, सघनता से तात्पर्य घनत्व का है, उसी को घनत्व कहते हैं। तो वह सघनता क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही 3.98 से कम होता है तब क्या हो जाता है, एक और बंधन तैयार होने लगता है, उसके बाद आयतन बढ़ने को मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठंडा तो अभी भी हो रहा है, तो क्या हो जाता है, उसके बाद एक हाइड्रोजन बंधन बनने लगता है। आप सिंपली भाषा में समझिए, उससे नीचे तापमान होने पर वह एक बंधन से बंधने लगता है, और वह बंधन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये बंधन, जैसे बंधन बनने लगा तो वह जैसे ही बंधन आपस में बन जाता है तो वह अपने बीच में स्पेस से घेर लेता है। तो वही हाइड्रोजन बंधन, इस तरह से वो क्या होता है, यह हो गया हाइड्रोजन बंधन, इस तरह से वो एक बंधन में बंधने लगता है।
तो यह बंधन के कारण क्या हो जाता है, इस तरह से जो अणु होते हैं, जो उसके अणु होते हैं वह बंधन में बंधकर एक घेरा बना लेते हैं और घेरा के कारण वह स्पेस को घेर लेते हैं, यानी वो बंध के कारण वह जगह को घेर लेते, जगह ले लेते हैं ज़्यादा, और यही के कारण क्या हो जाता, आयतन बढ़ जाता है। तो यह बंधन अगर ना बनता तो कहिए कि आयतन नहीं बढ़ता और घटता, लेकिन क्या हो जाता, उस टेम्परेचर 3.98 से जैसे ही नीचे होता है तो उसके बीच में बंधन बनने लगता है, यानी बंधने लगता है सब इस तरह से कठोर हो गया। जैसे ही बंधने लगता है तो अब बताइए बंध रहा है तो क्या इसमें स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वह जगह को छेक रहा है और इसके कारण आयतन बढ़ने को मिल जाता है, और यही बढ़ने के कारण वह पानी के ठंडा होने पर आयतन में बढ़ता, और जैसे आयतन बढ़ेगा तो जो पानी के पाइप होंगे वो फट जाएंगे, क्योंकि वो तो फ्लेक्सिबल होते नहीं है। लेकिन अब जनरली जितना भी है उस तरह से पाइप भी आने लगा है कि जो उसके आयतन को घटते बढ़ते को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो ध्यान में रखिएगा कि क्या हो जाता है, पाइप तो इतने लचीले होते नहीं कि गरम को नरम को होते हुए भी मौसम के फैलाव के साथ बदल सके, इसलिए क्या हो जाता है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है और उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है। आप ये भी कह सकते हैं जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। इस प्रश्न से कई प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा। फिर मतलब पानी के बोतल जमने के बाद फट क्यों जाता है, फिर वह भी देखने को मिलेगा कि बाद में आप देखेंगे सघनता से रिलेटेड बर्फ़ का तैरने का, तो इससे प्रश्न अब जो भी प्रश्न आएगा सब बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। अब क्यों टूट जाती है अभी हम लोगों ने जाना, क्योंकि पानी क्या हो जाता है, जैसे ही हम पानी को ठंडा करते हैं तो 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी सघनता, उसका घनत्व क्या होता है, किसी आयतन के द्रव्यमान इकाई आयतन के द्रव्यमान को, यानी जो भी वस्तु है उसका जो इकाई आयतन है उसमें जो द्रव्यमान स्थित है उसी को घनत्व कहते हैं। घनत्व किसी के सघनता या गाढ़ापन को ही दर्शाता है कि उसके अणु कितने नज़दीक एक दूसरे के पास पास में है। तो 3.98 तक क्या होता है, पानी का घनत्व तो क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि धीरे धीरे उसके अणु को पास आने का मौका मिलता है। लेकिन 3.98 से जैसे ही नीचे ठंडा होता है तो वह जो अणु होते हैं जाकर एक बंधन बना लेते हैं, और जैसे ही वो बंधन बना लेते हैं तो वह उनके बीच में क्या हो जाता है, जगह को छेक लेते हैं बंधन के द्वारा, और यही बंधन के कारण फिर आयतन में वृद्धि देखने को मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, जमने पर जल का आयतन घट नहीं जाता, बढ़ जाता है। समझ में आ गया कहानी। आशा करते हैं आपसे इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न कभी भी पूछा जाए आपसे गलती ना होगा। नेक्स्ट देखिए 63 में जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा। अभी हमने बताया कि अगर मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पर पानी है जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, पहले यह 9 डिग्री से घटते 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 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पाएगा। तो यहाँ पर इसकी सघनता सबसे अत्यधिक होगी, यानी इसके अणु क्या होंगे, पूरे नज़दीक होंगे, सिकुड़न ज़्यादा होगा। जैसे ही अभी हमने क्या बताया कि कोई भी तरल पदार्थ को अगर हम ठंडा करते हैं तो उसके अणु को आपस में एक दूसरे के नज़दीक आने का मौका मिलता है और उसकी सघनतापन बढ़ती है, अर्थात गाढ़ापन से तात्पर्य किसका है, घनत्व का। घनत्व वही दर्शाता है कि किसी वस्तु के इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। तो घनत्व 3.98 पर मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे ही 3.98 से हम पानी को और नीचे ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है, उसके अणु हाइड्रोजन बंधन से बन जाते हैं, अर्थात एक बंधन बना लेते हैं। बंधन का मतलब घेरा, जो भी कहिए, घेरा बनेगा तो क्या होगा, स्पेस लेगा कि नहीं, आप ही घेरा बनाइए। तो वह जो स्पेस ले जाने के कारण वह क्या हो जाता, बढ़ जाता है आयतन। और वही जब हम फिर से पानी को ठंडा करेंगे, ठंडा को गर्म करेंगे तो क्या होगा, फिर से जो बढ़ा हुआ आयतन है 3.98 पर जाकर क्या होगा, वह बढ़ेगा, उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ेगा। क्यों, अब तो जैसे 3.98 से नीचे गया तो वहाँ से तो डेंसिटी क्या हो गया, वह तो आयतन फिर से बढ़ने लगा ना, तो घनत्व तो क्या होगा, घटने लगा, क्योंकि आयतन बढ़ गया। वो बीच बीच में बंधन जो बना लिया, तब ये बंधन टूटने लगेगा। जैसे ये बंधन टूटेगा तो क्या होगा, फिर से उसके अणु एक दूसरे के पास आएंगे, यानी 3.98 पे फिर क्या हो जाएगा, फिर से उसके अणु का गाढ़ापन अत्यधिक होगा, घनत्व तो अत्यधिक होगा, क्योंकि इसके बंधन टूट गए। जैसे ही टूट गए तो सब अणु एक दूसरे के पास फिर आ जाएगा, और फिर 3.98 से फिर उसके बाद जब ऊपर बढ़ेंगे तो फिर से
घनत्व घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहानी है। तो अगर ऊपर से नीचे टेम्परेचर पूछे या आप किसी बर्फ़ को ठंडा करने गर्म करने पर क्या क्या होगा वो भी समझ में आ जाएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो दोनों तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे बन जाएगा। तो करा 9 डिग्री से 3 डिग्री, तो पहले क्या होगा, पहले आयतन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 3.98 पर आएगा तो उसका आयतन सबसे ज़्यादा होगा, यानी उसके गाढ़ापन, उसके अणु सबसे नज़दीक होंगे। लेकिन उसके बाद क्यों घटेगा, क्योंकि इसके जो अणु होंगे वह हाइड्रोजन बंधन बना लेंगे, H2O हो जाएगा, और वो बंधन के कारण बहुत जगह घेर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, बाद बढ़ जाएगा। अगर बंधन नहीं बनाता तो जगह घेरता ही नहीं, वो तो कैसे होता। और फिर वही ठंडा करेंगे तो बंधन टूटेगा, फिर टूटेगा तो फिर अणु एक दूसरे के पास में आएगा, फिर 3.98 पे फिर घनत्व अधिक होगा, फिर घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान में रखिएगा। अगर ऊपर से नीचे पूछे, गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म, दोनों प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 64 में देखिए, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब कह रहा है एक झील में जो इस्पात का नाव के द्वारा विस्थापित पानी का भार क्यों होता है। पहले अब हम लोग जानते हैं कि नाव क्यों तैर पाती है। तो देखिए, इस प्रश्न को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना होगा। पहला एक आर्किमिडीज है, उत्प्लावन बल होता है। तो हाँ, उत्प्लावन बल है जो वो भी मतलब कहिए कि इसी का वो अर्थ निकलेगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि जब किसी वस्तु को पूरी तरह आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वह हल्की हो जाती है। वह हल्का कितना होता है कि जो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित होता है पानी, यानी वस्तु को मान लेते हैं आप डुबाएं तो उसके भार में कितना कमी आएगा, वही आंशिक कमी वही आएगा जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव हुआ है। जितना द्रव विस्थापित करेगा वो कमी आएगा। इसी के कारण तो ना आप गहराई के पानी से पत्थर उठाते हैं, कोई भारी सामान उठाते हैं तो आपको हल्का महसूस होता है, क्योंकि वह जो पानी विस्थापन करता वही उसके भार में भी कमी, जो भी आंशिक पूर्णतः जो भी होता है कमी देखने को मिलता है। अब आपके माइंड में प्रश्न हो रहा होगा कि कम हटाता तो विस्थापित जरूर करता है, तो लेकिन स्टील का नाव होते हुए भी वो पानी के ऊपर क्यों तैरता है। तो वही कहानी को समझना है कि अर्थात अभी हम लोगों ने देखा कि जब किसी वस्तु को पूरी आंशिक तरह से डब में डुबाया जाता है तो हल्की हो जाती है, अर्थात आभासी रूप से उसमें भार में कमी आ जाता है। यह आभासी क्या होता है, भार में कमी वही होता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होता है, यानी जो द्रव को विस्थापित करता है। यानी आप समझ लीजिए, आयतन अत्यधिक रहेगा तो विस्थापन अधिक करेगा द्रव का। अब मान लेते हैं एक पतरा है, पतरा को आप फैला दीजिए तो वह स्वाभाविक सी बात है, आयतन अत्यधिक है ना तो विस्थापन भी अधिक करेगा। लेकिन उसको ठोक ठोक के किला बना दीजिए तो विस्थापन कम करेगा, डूब जाएगा। अब प्रश्न को समझना होगा कि डूबेगा कब और तैरेगा कब। तो क्या हो जाता है, जब कोई वस्तु तरल में डूबती है तो उस पर आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला बल, जब कोई वस्तु को क्या किया जाता है, किसी तरल में आंशिक रूप से या पूर्णतः डुबाया जाता है, तो जैसे ही उस पर डुबाया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक ऊपर की ओर बल लगता है, तो वही बल उत्प्लावन बल कहता है। जैसे आप ग्लास में, ग्लास है या प्रखनली है, आप ग्लास में लीजिए और एक पत्थर का टुकड़ा डालिए। आप पत्थर का टुकड़ा जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, पानी ऊपर आएगा। अब बताइए पानी ऊपर क्यों आया, ऊपर इसलिए आया ना क्योंकि नीचे से उस वस्तु पर एक बल लगा। वह बल वास्तविकता में बल वो क्या था, कम था। अगर ज़्यादा रहता तो उसको ऊपर रख लेता वो, लेकिन वह बल लगा तो, लेकिन जो वस्तु है उसका ज़्यादा वजन होने के कारण वह बल उसका कम विरोध किया, जिसके कारण वो वस्तु को रोक नहीं पाया और खुद ऊपर चला गया। इसके कारण मग में या ग्लास में पानी, उसमें पत्थर डालने पर पानी ऊपर चला था। तो वही उत्प्लावन बल क्या होता है, वही उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, वही उसी को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया कि जब किसी माध्यम में, जब किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल क्या कहलाता है, विस्थापित होता है जो होता है, वही उत्प्लावन बल जो क्या होता है, विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या देखा कि जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्णतः डुबाया जाता है तो क्या हो जाता है, तो वह हल्की हो जाती है। अर्थात हल्की क्यों होता है, क्योंकि उसके द्वारा जो भी द्रव विस्थापित होते हैं वह उतना ही कमी आता है। और दूसरा हम लोगों ने देखा कि जब कि वही जो द्रव विस्थापित होता है अर्थात वो नीचे की ओर एक बल लगता है पूर्णतः। जैसे आप ग्लास में ले लेंगे, आप अगर जनरली देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि ग्लास में एक पानी ले लीजिए, उसमें पत्थर का टुकड़ा डालिए तो क्या होगा, पत्थर का टुकड़ा नीचे चला जाएगा लेकिन पानी ऊपर आ जाएगा। तो वह पानी ऊपर क्यों आया, वह इसलिए आया क्योंकि जो भी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर जो लगने वाला बल था वह एक उत्प्लावन बल था, जो वस्तु द्वारा विस्थापित
तरल के भार के बराबर था। तो वही उत्प्लावन बल निकालना रहेगा। तो जो वस्तु विस्थापित करेगा तरल को वो उत्प्लावन बल कहलाएगा। हाँ, अब एक माइंड में ये भी प्रश्न उठाओ कि अगर उत्प्लावन बल मान लेते हैं वह जो बल है जो वस्तु पानी को विस्थापित किया वह उसके भार के बराबर रहेगा तब क्या होगा, भार से कम रहेगा तब क्या होगा, और भार से ज़्यादा रहेगा तब क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर उस वस्तु द्वारा क्या होगा, विस्थापित द्रव का जो भार है वह बराबर रहेगा तो क्या होगा, नाव तैरेगा। अगर उस वस्तु के भार जो के द्वारा विस्थापन द्रव के भार से कम होगा तब वस्तु द्रव में तैरेगा। समझें, अगर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का जो भार है द्रव के भार से क्या होगा, कम होगा, यानी द्रव का भार से थोड़ा कम होगा तो वस्तु द्रव में तैरेगा। और लेकिन जब बराबर होगा तो वस्तु द्रव के ऊपर तैरेगा। और जब क्या हो, किसी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का जो भार है, जो द्रव का भार, विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से ज़्यादा हो तो वस्तु डूब जाएगा। ये 3 परिस्थितियां बनता है। कौन कौन? पहला बोला कि जब विस्थापित द्रव का भार हो जाएगा वह वस्तु के भार से अत्यधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगा। अब बराबर रहेगा तो वस्तु ऊपर तैरेगा। और अगर विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से कम रहेगा तो विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से ज़्यादा रहेगा तो डूब जाएगा। कम रहेगा तो कौन कम रहेगा, वस्तु का भार, तो वस्तु द्रव में तैरेगा। तो ये बातों को ध्यान में रखना। तो वही होता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे, तो नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के सतह के नीचे है, तब वो क्या होगा, झील में तैरेगा। कोई भी उतना हो, अगर वह उसके द्वारा जो विस्थापित द्रव का भार हुआ है अगर उसके बराबर है तो वस्तु क्या होगा, द्रव में तैरता नजर आएगा। अगर वही जो द्रव द्वारा विस्थापित द्रव का भार है वो क्या है, वो कम है, यानी कम है कहने का मतलब वस्तु का भार अत्यधिक है, तो वस्तु का भार अत्यधिक है तो वस्तु डूब जाएगा, विस्थापित द्रव का भार। और वही विस्थापित जो वस्तु का भार है उसके जो वस्तु का भार है जो विस्थापित द्रव का भार है, अब द्रव का भार से वस्तु का भार कम है तब वस्तु द्रव में तैरते नजर आएगी। तो ये 3 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है ना, जिससे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 65 में देखिए, किसी कालीन की सफाई करने के लिए उसके छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो देखिए वह गति का पहला नियम होता है, क्योंकि वह अपने जड़त्व को लेकर इस चीज़ को गति का विरोध करता है। जब कोई वस्तु गति में होता है, अर्थात जब क्या हो जाता है कि दरी को रेसे मतलब जब जैसे ही दरी के ऊपर क्या करते हैं, धूल व कण बाहर क्यों आ जाते हैं, क्योंकि दरी के जो रेसे गति में आ जाते हैं उसको छड़ी से पीटने पर, और यह गति में आ जाते हैं। और गति में क्यों आते हैं, क्योंकि छड़ी से उसको पीटा जा रहा है, इसके कारण उसमें गति आ जाता है। और वह गति क्या होता है, मतलब उसको वह विरोध करते हैं, यानी अपने स्थिति को लेकर वह जो उसमें मौजूद धूल कण होते हैं जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करते हैं और वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, जिस कारण धूल के कण बाहर आ जाते हैं। तो वही अपनी जड़त्व के कारण न्यूटन के पहला गति नियम के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, में सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि अब देखिए जो भी अभी प्रश्न आ रहा है ना उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ना तो आसानी से हल हो जाएगा और उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए तो। जिसमें अभी हम लोगों ने आर्किमिडीज का सिद्धांत देखा था, जिसमें क्या देखा, किसी वस्तु को पूरी तरह आंशिक रूप से द्रव में डुबाया गया तो हल्की हो जाती है। उसके बाद हम लोग उसी के साथ उत्प्लावन बल को भी समझा, तथा उसी के साथ उत्प्लावन बल जो समझा कि वस्तु को डुबाया जाता उसके द्वारा जो विस्थापित द्रव था, अब उस द्रव के द्वारा हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट को समझा कि द्रव का विस्थापन का भार अधिक रहेगा तो, कम रहेगा तो, और बराबर रहेगा तो क्या होगा, तीनों को हम लोगों ने समझा। उसके बाद फिर अभी हम लोगों ने देखा जड़त्व का नियम। उसके बाद है सड़क पर चलना बर्फ की अपेक्षा कठिन होता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में बर्फ सड़क से सख्त होती है, दूसरा ऑप्शन में है सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा
बर्फ सड़क के अपेक्षा घर्षण कम होता है। अब आपके माइंड में उठ रहा है कि घर्षण क्या होता है, तो आइए थोड़ा हम लोग घर्षण के बारे में समझते हैं, क्योंकि घर्षण से भी आपको आगे प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए कह रहा है जब कोई वस्तु किसी सतह से संलग्न रहते हुए, जब कोई वस्तु है किसी सतह से संलग्न रहते हुए क्या करती है, गति करने का प्रयास करती है या गति करती है, तो वस्तु एवं उस संलग्न सतह के मध्य एक बल उत्पन्न होता है, और जो वस्तु के गति का विरोध करता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। क्या कहा, जब कोई वस्तु किसी सतह से संलग्न रहती है तो वह गति करने का प्रयास करती है या गति करती है, तो उस संलग्न सतह और वस्तु के मध्य एक बल उत्पन्न होता है, और वह बल उस गति का विरोध करता है, जिसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। तो वही होता है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। कम क्यों होता है, कम इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल आप आगे देखेंगे तो दो तरह के होता है, एक स्थैतिज घर्षण बल और एक गति घर्षण बल। तो वहाँ पर बर्फ़ क्या हो जाता है, बर्फ़ के बीच जो आप वहाँ पर चलते हैं तो घर्षण कम हो जाता है, क्योंकि संपर्क सतह और वस्तु के बीच जो मध्य बल उत्पन्न होता है वो गति का विरोध करता है लेकिन कम करता है। नेक्स्ट देखिए, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, ये पहला प्रश्न देखा कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों, क्योंकि सड़क पर जो घर्षण बल होता है वो अत्यधिक होता है और बर्फ की अपेक्षा बर्फ पर कम होता है, जिसके कारण घर्षण बल क्या था वह हम लोगों ने देखा, किसी वस्तु या संलग्न सतह के मध्य लगने वाला एक बल वह घर्षण बल कहलाता है, और वह जो बल होता है वह उस गति का विरोध करता है। अर्थात जब कोई वस्तु किसी सतह से संलग्न रहते हुए गति करने का प्रयास करती है या गति करती है तो क्या होता है, वस्तु एवं सतह के मध्य एक बल उत्पन्न होता है, हो जाता है, जो वस्तु की गति का विरोध करता है। यह बल वस्तु की गति करने की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो दो तरह के होता है, एक स्थैतिक घर्षण बल और दूसरा गति घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या हो जाता है, स्थैतिक घर्षण बल हो जाता है जो स्थित वस्तु और संलग्न सतह के मध्य लगने वाला, जैसे किसी वस्तु पर टेबल पर रखा हुआ कोई पुस्तक को अगर आप खिसकाते हैं तो उसके बीच स्थैतिक घर्षण बल लगता है। गति घर्षण बल क्या हो गया, जो गति करते हुए वस्तु के मध्य लगने वाला वो गति घर्षण बल हो गया, यानी गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के मध्य लगने वाला बल को गति घर्षण बल कहते हैं, जो दो प्रकार के होता है, एक लोटनी घर्षण बल और एक सर्पी घर्षण बल। लोटनी क्या होता है, जो लुढ़क कर चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करता है, तो उसी को करा। रोड़ी युक्त सड़क पर बर्फ की तुलना बर्फ पर चलना कठिन क्यों, क्योंकि बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता नहीं। बर्फ पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बिल्कुल सही बात है कि पैर तथा बर्फ के मध्य जो घर्षण बल होता है रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, क्योंकि वह चिकना होता है, और चिकना होने के कारण जो उसके मध्य जो बल उत्पन्न होता है संलग्न सतह के बीच वो कम होता है, जबकि रोड़ी वाला में ज़्यादा होता है। तो अगर आप समझे हुए हैं कॉन्सेप्ट को तो आप प्रश्नों का हल सही जवाब निकाल पाएंगे। नहीं देखिए 68 में लकड़ी के सिलेंडर पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान क्यों होता है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए फिर से आपको घर्षण में चलना होगा। ऑप्शंस में क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा कि घर्षण बल क्या था, घर्षण बल था कि जब कोई वस्तु किसी संपर्क सतह से संलग्न रहते हुए गति करने का प्रयास करती है या गति करती है। अर्थात जब कोई वस्तु क्या हो, संलग्न सतह किसी सतह से संलग्न रहते हुए गति करती है या गति करने का प्रयास करती है, तो वस्तु एवं संलग्न सतह के मध्य एक बल उत्पन्न होता है, और यह बल उस गति का विरोध करता है, और यह बल वस्तु की गति का दिशा के विरोध करता है, यानी विपरीत दिशा में होता है, उत्पन्न होता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं, जो दो तरह का स्थैतिक घर्षण बल और गति घर्षण बल। गति घर्षण बल क्या था, गति घर्षण बल हम लोगों ने देखा कि गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के मध्य लगने वाले बल को हम लोगों ने कहा क्या, गतिमान घर्षण बल, जो दो तरह के लोटनी घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल। अब सर्पी घर्षण बल क्या था और लोटनी घर्षण बल था, लोटनी घर्षण बल था कि किसी तल पर लुढ़क कर चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाला लोटनी घर्षण बल,
और जबकि सर्पी में था फिसल कर चलने वाली वस्तु के गति का विरोध करने वाला सर्पी घर्षण बल कहलाया। लोटनी घर्षण बल में कौन कौन हो गया, जैसे हो गया पहिया, गाड़ी का पहिया, वो लोटनी घर्षण बल है। तो वही कह रहा है कि लुढ़कन अवस्था का घर्षण फिसलन की अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाता है, आप सिंपली सोचिए कि अगर आप एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को आप खिसका कर खींचिए, यानी खींच कर उसको आगे ले जाइए और लुढ़का कर ले जाइए, तो किस में कम बल लगेगा, लुढ़काने में। क्योंकि लुढ़कन अवस्था का जो घर्षण बल होगा वह फिसलन की अपेक्षा, यानी उसको खींच कर जो आप फिसला कर ले जाएंगे खींच कर, उसकी अपेक्षा वहाँ पर कम लगेगा। क्योंकि लुढ़कन जो होता है, लुढ़क कर चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल लोटन घर्षण बल कहलाता है। तो इसलिए ये बी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। अब इसका प्रश्न दूसरा परिभाषा आप देख सकते हैं, सिंपली सी बात, अगर आपके घर में कोई भी अनाज का क्या हो, एक बोरा हो या फिर उस बोरे में आप कोई भी पदार्थ या सामान रखा हुआ हो, तो आप सोचिए कि एक फिसलन सतह पर उसको खिसकाइए और एक रुखड़ा सतह पर खिसकाइए, समय किस पर ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, बल किस पर ज़्यादा लगेगा, जहाँ पर रुखड़ा है। क्योंकि जो चिकना फर्श है वहाँ पर कम लगेगा, वो आसानी से फिसलेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्पी घर्षण बल लगेगा। क्योंकि उसके कौन होगा, वस्तु और संलग्न सतह के मध्य जो बल लगेगा, वह जो बल लगेगा उस वस्तु की गति का कम विरोध करेगा। और घर्षण बल तो वही कहलाता है ना, जो संपर्क सतह और वस्तु के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, जो उस गति को विरोध करता है, वहाँ कम करेगा। और रुखड़ा में क्या होगा, वहाँ पर संलग्न सतह वस्तु के बीच तो बल लगेगा ही, लेकिन वह बल जहाँ पर जो चिकना है उसकी अपेक्षा वहाँ ज़्यादा लगेगा, यानी वहाँ पर गति का विरोध वो ज़्यादा करेगा। इसके कारण वहाँ पर बल भी अत्यधिक लगेगा, समय भी लगे। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। लुढ़कन की अवस्था फिसलन के घर्षण बल की तुलना में कम होता। 69 में देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है जब जहाज का स्तर क्या हो जाता है। देखिए, जिस नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आ जाता है जब क्या होता है, जनरली आप जानिए कि जो पानी, नदी तालाब का जो पानी होता है उसका जो घनत्व होता है वह समुद्र की तुलना में कम होता है। समुद्र का जो जल का घनत्व होता है वह ज़्यादा होता है। घनत्व क्या होता है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। घनत्व यह बताता है कि पदार्थ के कण उसमें कितनी मजबूती से एक दूसरे के पास विद्यमान है। अर्थात घनत्व क्या है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को ही उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अर्थात इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो जो समुद्र का घनत्व है वह क्या है, नदी के तुलना में, नदी के नॉर्मल पानी की तुलना में घनत्व ज़्यादा है। तो इसके कारण वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप कंसेप्ट समझिए ना, कि वो जो जहाँ पर घनत्व ज़्यादा है तो कोई भी वस्तु को हम क्या कर रहे थे, जब वस्तु को डुबा रहे थे तो उसके द्वारा जो विस्थापन पानी उसके भार के बराबर हो रहा था, वस्तु तैर रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है उससे भी ज़्यादा घनत्व है तो थोड़ा तो ऊपर प्रतीत होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर भी तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा ना, कोई भी नाव नदी में चलेगा, जहाज जाएगा तो ऊपर क्यों तैरेगा, क्योंकि वो नदी जो भी वो विस्थापन करेगा पानी को वह उसके भार के बराबर होगा जो पानी में डूबा रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आएगा, लेकिन इसका घनत्व भी अत्यधिक है तो थोड़ा ऊपर प्रतीत हो जाता है। नेक्स्ट 70 में देखिए, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। अब इस चीज़ को हमें समझना है। घनत्व क्या था, घनत्व हम लोगों ने समझा कि किसी के गाढ़ापन यानी सघनता को बताता है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब कोई तरल अवस्था को गर्म किया जाता है, किसी तरल अवस्था को ठंडा किया जाता है तो उसमें जो मौजूद अणु होते हैं उसको आपस में एक दूसरे के नज़दीक आने का मौका मिलता है और वह सघनतापन यानी गाढ़ापन को बढ़ता है। लेकिन पानी को जनरली मतलब पूरे ठंडे करते तो ये परिस्थिति नहीं रहता, वह 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही उसके क्या हो जाते हैं, जो अणु होते हैं वह सघनता देखने को अत्यधिक होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन उसके बाद वो बंधन एक बना लेते हैं। लेकिन जनरली और तरल होते हैं जो ठंडा करने के बाद उसकी सघनता, यानी सघनता से अर्थ घनत्व का है, गाढ़ापन का अर्थ घनत्व से। तो जो इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान होता है वो घनत्व कहलाता है। तो जो घनत्व होता है वह पानी का जो होता है वह अत्यधिक होता है लोहे के भार की तुलना में। तो वही कह रहा है कि लोहे की कील पारे में तैरती है, जो पारे का घनत्व होता है वह पानी से क्या होता है, अत्यधिक होता है। यानी जो पानी का जो सघनता है, जो गाढ़ापन उसमें मौजूद है वह पारा में जो होता है उससे भी अत्यधिक होता है। तो इसलिए लोहे का भार पानी से अधिक है और हाँ, ये भार नहीं कहिए, घनत्व।
लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है और पारे से कम, ये भी नहीं होगा। लोहे के पारे की रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब तो बी ही होगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लोहे का घनत्व। अब जो पानी का घनत्व है वो क्या है, लोहे की तुलना में कम है, लोहे का तुलना में कम है, तब तो कील पानी में डूब जा रहा है ना। अगर घनत्व ज़्यादा रहता तो नहीं होता। अब क्या हो जाता, जैसे ही लोहे को हम पानी में डालेंगे तो वह क्या होगा, वह डूब जाएगा। वह डूब जाएगा क्योंकि उसके द्वारा जो पानी विस्थापन हुआ है वह क्या हुआ है, वह उस उसके आयतन से कम हुआ है, यानी उसके भार से कम हुआ है विस्थापन, तो जिसके कारण वो डूब गया। अगर यही उसके भार से ज़्यादा होता तब क्या होता, वह पानी में तैरता। तो उसके भार से कम विस्थापन हुआ तो वह पानी लोहे में डूब जाएगा। लेकिन वही पारे में अगर उसको हम ले जाएंगे तो पारा का घनत्व तो अत्यधिक होने के कारण वह लोहे तैरेगा। अब लोहे का घनत्व देखिए, घनत्व तो क्या होता है, अब लोहे होता है, जो लोहे में भी जो अणु होते हैं उसको क्या कहता है, उसको पीठ पीठ पर कील बना दिया जाता है, तो उसका जो क्या हो जाता है, डेंसिटी, उसके आयतन बढ़ दिया, अब उसका आयतन कम जाता है और भार बढ़ जाता है, अर्थात नुकीला हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप लोहे का कील बनाते हैं तो अब वही पानी में जाने पर जो होता है वह डूब जाता है, क्योंकि उसके द्वारा जो पानी विस्थापन होता है वो क्या होता है, उसके भार से कम होता है, जिसके कारण वो डूब जाता है। लेकिन यहाँ पर तो विस्थापन जरूर होता होगा, लेकिन इसकी सघनता, जो लोहे में सघनता है, जो उसके अणु जितने में लोहे के जो उसके जो अणु एक दूसरे के करीब हैं उससे भी ज़्यादा उसके अणु, पारे के अणु एक दूसरे से गाढ़ापन है। इसके कारण लोहे की कील पारे में नहीं डूबेगी, वो तैरेगी और पानी में डूब जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर दो चीज़ों को हम लोगों ने समझा। क्या समझा, एक हम लोगों ने डेंसिटी जाना कि डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी का अर्थ हम लोगों ने देखा कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वह अपने कम डेंसिटी वाले वस्तु को ऊपर रख रहा है, यानी वो तैर रहा है। जिसका डेंसिटी कम है वो नीचे डूब जा रहा है। और डेंसिटी कम होने के साथ कुछ में देखा कि ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद भी तैर रहा है, जैसे वही लोहे का जहाज ले लीजिए। हाँ, अभी हम लोगों ने देखा कि डेंसिटी वो कील में परिवर्तन कर दिया, तो कील में परिवर्तन कर दिया तो डूब गया। वही अगर लोहे को अगर हम चादर बना देते हैं तो अगर वह विस्थापन जो पानी कर रहा है वो अपने बराबर कर लेता तो वही वो चादर तैरता हुआ भी लोहे नाव के रूप में मिल जाता है। क्यों, क्योंकि जो पानी को विस्थापन कर रहा है वह अपने भार के दो बातों पर निर्भर करता है। पहला बात है कि जो विस्थापन वस्तु का कर रहा है वो कितना है और डेंसिटी कितना है। अगर डेंसिटी कम होते हुए भी अगर वो आयतन को उसको बढ़ा दिया जाए, उसके द्वारा विस्थापित पानी का भार क्या कर दिया जाए, ज़्यादा कर दिया जाए, तो वह तैरता हुआ नजर आएगा। तो ये दो बातों को निर्भर कर रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। तो वहाँ पर डेंसिटी तो लोहे का अत्यधिक है ही है, क्योंकि उसके लोहे के अणु होते हैं वह एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक में है, क्योंकि उसे कील के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। नेक्स्ट, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है, अभी हम लोग पर आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कि क्या जब किसी वस्तु को पूरी तरह आंशिक रूप से द्रव में डुबाया जाता है तो वह वस्तु हल्की हो जाती है, अर्थात आभासी रूप में उसके भार में कमी आती है। भार में कमी कितना आता है, वह वस्तु के द्वारा हटाया गया या विस्थापित किया गया द्रव के बराबर, जो वस्तु द्रव को विस्थापित करेगा तो वही ह्रास कमी आएगा। तो विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अत्यधिक, तो नहीं, ठोस के डुबाया गया तो उसमें भार में कितना आएगा, जो भी विस्थापित पानी के भार के बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 71 का 1 हो जाएगा, जो विस्थापित है पानी के भार के बराबर। ऐसा नहीं कि वस्तु के भार के बराबर, पानी जो विस्थापित हो रहा है, तो विस्थापित कौन ज़्यादा करेगा, जिसका आयतन कम होगा। तो वही ना कील है, कील में क्या था, लोहे का जरूर था लेकिन उसे कील बना दिया गया, तो कील बना के उसके आयतन को कम कर दिया गया। भार, हाँ भार अत्यधिक है तो वही विस्थापित जो पानी कर रहा है, तो कील स्वाभाविक सी बात है वो कम विस्थापित कर रहा है, डूब जा रहा था, तो विस्थापित पानी के भार के बराबर वही कमी आएगा, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो एनीथिंग कुछ भी हो, जो उसके द्वारा पानी विस्थापित होगा वही उसके भार में कमी हो जाएगा। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि ज़्यादा विस्थापित करे तो क्या होगा, तो हमने वो बातों को भी रखा था ना कि द्रव में दाब का नियम क्या होता है, वो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या था कि उत्प्लावन बल में क्या था कि द्रव का जो उत्प्लावन बल होता है, उत्प्रेक्षित बल
पहला क्या था, पहला था कि जो द्रव द्वारा विस्थापित द्रव का भार, जो द्रव द्वारा विस्थापित है, सॉरी द्रव नहीं, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार से अत्यधिक हो तब वस्तु डूब जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जब विस्थापित वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार जो है, द्रव का भार क्या हो, कम हो, यानी कहने का मतलब वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार से अत्यधिक हो, वस्तु का भार अत्यधिक है तो वस्तु डूब जाएगा। दूसरा क्या हम लोगों ने देखा कि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार क्या हो, द्रव के भार के बराबर हो, यानी जो वस्तु द्वारा विस्थापित किया गया है वह द्रव के भार के बराबर, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो तब वह वस्तु तैरता हुआ नजर आएगा। और दूसरा क्या हम लोगों ने देखा कि वस्तु का भार उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार से कम हो, यानी विस्थापित किया है, यानी इसमें वही वाली बात हो गया कि यह ज़्यादा विस्थापित किया अपन ने, उसके वस्तु का जो भार है उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार से कम हो, यानी तो वस्तु क्या हुआ, द्रव में तैरता हुआ नजर आएगा। तो ये तीन बातों था वो चीज़ हम लोगों ने देखा। तो विस्थापित वो जो कमी आएगा वह विस्थापित द्रव के पानी के भार के बराबर। हाँ, अगर ज़्यादा विस्थापित होगा तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर ज़्यादा विस्थापित हो जाएगा कब, वस्तु के भार उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार से कम होगा, यानी कम होगा तो कौन कौन ज़्यादा होगा, द्रव वाला ज़्यादा होगा तो द्रव ज़्यादा विस्थापित करेगा तो वस्तु द्रव में तैरता हुआ नजर आएगा, बराबर करेगा तो वस्तु द्रव के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा, और कम विस्थापित करेगा उसका भार ज़्यादा रहेगा तो डूब जाएगा। तीन बात ध्यान। बर्फ़ पानी में तैरता हुआ है परंतु अल्कोहल में डूब जाएगा। वही बात है कि बर्फ़ पानी में तैरता, अब क्यों तैरता है, अब फिर से आ जाइए, दोनों बातों को लेके चलना है। पहला कि डेंसिटी, आयतन। अब क्या है कि बर्फ़ पानी में हल्की होती है और अल्कोहल में भारी हो जाती है, क्या होगा, अब परिस्थिति को समझिए। अब क्या हो जाता है कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो बर्फ़ का जो आयतन है वह पानी के तुलना में उसका आयतन उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, वह ज़्यादा हो जाता है। अब आपके माइंड में उठ रहा हो कि ज़्यादा कैसे हो जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि वही जल को अगर आप ठंडा कर रहे हैं तो 3.98 डिग्री पर उसकी सघनता सबसे ज़्यादा थी, सघनता ज़्यादा यानी डेंसिटी ज़्यादा तो आयतन कम। लेकिन वही 3.98 के बाद जैसे वो बर्फ़ में परिवर्तन हो रहा था तो वो एक बंधन बना रहा था, और बंधन बना रहा था तो फिर से उसकी डेंसिटी क्या हो रही थी, कम हो गई और आयतन बढ़ गया। ये बात ध्यान में है ना। कम क्यों हुआ, क्योंकि उसके अणु बंधन बना लिए, और बंधन बनाकर एक घेरा बनाकर वो जगह को छेक लिए, घेर लिए, जिसके कारण आयतन बढ़ गया और फिर से डेंसिटी घट गया। तो वही पानी से जो बर्फ़ बना वो क्या हो गया, बर्फ़ उसका डेंसिटी से कम हो गया, इसके कारण पानी बर्फ़ में तैरेगा और अल्कोहल में डूब जाएगा। क्योंकि अल्कोहल में इसलिए डूब जाएगा क्योंकि जो इसकी डेंसिटी है वह अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा है। तो बर्फ़ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है, अभी कह सकते हैं। कारण क्या है, वही डेंसिटी का कारण। अगर वो पूछ दिया जाए तो वो भी आप दे पाएंगे। नेक्स्ट 73 में देखिए, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। अब देखिए स्टील का गोली वही आ गया, लोहे का कील पानी में डूब जाता है और उस पारे में तैरती है। अभी हम लोगों ने देखा कि लोहे का कील पानी में क्यों डूब जाती है। पहला हम लोगों ने देखा कि लोहे का कील जो उसके द्वारा विस्थापित द्रव का भार कम है, किसके, वस्तु के भार से, इसके कारण डूब गया। दूसरा था उसका डेंसिटी भी अत्यधिक है द्रव की तुलना में। और वही जो अगर पारे का डेंसिटी लिया जाए तो जो जितने में लोहे के जो अणु एक दूसरे से गाढ़ापन है, पारे के जो गाढ़ापन है वो गाढ़ापन पारे का ज़्यादा है, उसके अणु ज़्यादा करीब है, यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसके कारण पारे का घनत्व स्टील के घनत्व की अपेक्षा अत्यधिक है। नेक्स्ट, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा, आप समझ लीजिए। अभी वही कॉन्सेप्ट है, लोहे की गेंद को पारद या मरकरी में गिराएंगे तो क्या होगा, वो तैरेगा, क्योंकि पारे का जो मरकरी का है डेंसिटी वो ज़्यादा है, यानी उसके अणु जो लोहे के जो उस ठोस के जो अणु है उसकी सघनतापन और पारे की सघनतापन गाढ़ापन वो ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से वह वस्तु तैरेगा। यही कहानी तो अभी हम लोगों ने देखा ना कि वही बर्फ़ से बना हुआ, वही पानी से बना हुआ बर्फ़ तैर रहा है। क्यों तैर रहा है, वो डेंसिटी के कारण, क्योंकि डेंसिटी बर्फ़ बनने पर बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रहा है, आयतन बढ़ रहा है। तो डेंसिटी घट जाने के कारण वह पानी पर, वही पानी से बना हुआ बर्फ़ तैरने लगता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3.98 के बाद जैसे ही नीचे टेम्परेचर जाता है तो वह जो होते हैं उसके जो अणु होते हैं एक घेरा बना लेते हैं, बंधन को बना लेते हैं, बंधन बनाकर जगह को छेक लेते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा जगह ले लेते हैं। नेक्स्ट तो यह जगह क्या हो जाएगा कि यह पारे की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट सेक्शन देखिए 75 में, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस तापमान पर? 3.98 नहीं है तो 3.4 डिग्री सेंटीग्रेड मारेगा, सही होगा। ऐसे 3.98 इसका एक्यूरेट है। इस पर क्या होगा? गाढ़ापन सबसे मैक्सिमम होगा। फिर क्यों गाढ़ापन घट जाता है? क्योंकि उसके अणु क्या हो जाते हैं? बंधन बना लेते हैं और उस बंधन में वो जगह को छेक लेते हैं ज़्यादा, और वो आयतन बढ़ने को मिल जाता है, डेंसिटी घट जाता है। तो इस प्रश्न को दो तरीके से पूछेगा, तभी बन जाएगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाएंगे तो जल के तापमान, जल के आयतन में, घनत्व में क्या होगा, या फिर जब बर्फ़ को गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो दोनों का प्रश्न का जवाब आपको अच्छा से आप दे पाएंगे। नेक्स्ट 76 में देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आप देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रश्न का जवाब आप हमें बताइए कि अगर उसकी मात्रा को बदलेंगे तो क्या होगा। हाँ, उसकी मात्रा को बदलना है, उसमें ऐसा नहीं कर रहा है कि उसको ये उसके बड़ा करना है, छोटा करना, सिर्फ मात्रा को बदलना, कम है, छोटा ज़्यादा है, कम कर देना। तो घनत्व तो वही रहेगा ना मेरे अनुसार। मान लेते हैं इतना बड़ा वस्तु, मात्रा कम कर दे, आधा कर दे, तो क्या घनत्व में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। घनत्व क्या होता है? इकाई द्रव्यमान, इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान। तो इसमें भी इकाई आयतन में वही द्रव्यमान रहेगा, जो कटा हुआ टुकड़ा है वो भी है। तो मात्रा बदलने से तो आयतन में, घनत्व में तो कोई अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट 77 में, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में पानी में तैरना आसान क्यों है? अभी हम लोगों ने जाना ना कि जो समुद्र का जो डेंसिटी होता है पानी का, वो समुद्र के पानी के तुलना में, नॉर्मल पानी के तुलना में थोड़ा उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए नदी के तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। अब डेंसिटी का अर्थ क्या था? डेंसिटी का अर्थ था जो इकाई आयतन में मौजूद द्रव्यमान था वो डेंसिटी कहला रहा था। यानी आयतन से, घनत्व से संबंध है किसी वस्तु के अणु के गाढ़ापन और सघनता से संबंध है। तो वो जो उसके अणु तरल के में होते हैं नदी उदी में, नॉर्मल पानी में, समुद्र में, उसके तुलना में ज़्यादा गाढ़ापन होता है। तो इसी के कारण होते हैं समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न वायुदाब, निम्न सयनता और निम्न तापमान। तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, और बादल हवा में तैरता है क्योंकि समान आयतन के बादल का घनत्व, समान आयतन के बादल का घनत्व होता है वह सूखी हवा से कम होता है। इसी के कारण बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? वह निम्न दाब के कारण, निम्न दाब नहीं, निम्न घनत्व कहिए, है ना। क्योंकि क्या हो जाता है, जो नॉर्मल बादल होता है, समान आयतन के जो बादल का घनत्व होता है, घनत्व समान आयतन के सूखी हवा से कम होता है। सूखी हवा का जो आयतन होता है उसके तुलना में उसका आयतन, घनत्व, उसका आयतन नहीं बोलिए, घनत्व उसका कम होता है, जिसके कारण वो वायुमंडल में तैरता है। वही वाला कॉन्सेप्ट पानी में, पानी बर्फ वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो सूखी हवा का जो घनत्व है वो क्या है? जो बादल का घनत्व से ज़्यादा है, और वही उसके कारण वो तैरता हुआ नजर आता है। तो ध्यान में रखिएगा कि बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, और बादल हवा में भी तैरते हुए आते हैं। क्योंकि क्या होता है? क्योंकि समान आयतन के बादल का जो घनत्व होता है समान आयतन के सूखी हवा से कम होता है, इसी के कारण। नेक्स्ट, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर रहता है? अब ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कितना भाग रहता है? देखिए, जब साधारण बर्फ पानी में तैरता है तो उसका 1/7वां भाग हिस्सा ऊपर रहता है। तो हो सकता है ये भी आपको देखने को मिला, लेकिन वही अगर हिमानी के बर्फ के साधारण के बर्फ से अत्यधिक घनी होने के कारण हिम चट्टानों का केवल 1/9वां हिस्सा ही भाग ही पानी के ऊपर होता है, तो 1/9 हो जाएगा। नेक्स्ट, बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती? अब देखिए, वह गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को द्रवों के दाब को बारे में समझना होगा। द्रवों के दाब किन बातों पर निर्भर करते हैं? तो द्रव में जो दाब होते हैं वो मुख्यतः 3-4 बातों पर निर्भर करते हैं। क्या होता है? पहला, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। मान लेते हैं कि एक ही क्षैतिज तल में क्या करा, स्थित द्रव में एक ही क्षैतिज तल में, मान लेते हैं यहाँ पर इस
टब में जल भरा हुआ है, तो एक ही क्षैतिज तल में मान लेते हैं, इस क्षैतिज तल में जो सभी बिंदु पर जो होगा दाब समान होगा, यहाँ पर भी समान होगा, यहाँ पर भी समान होगा, यहाँ पर भी समान होगा, यहाँ पर भी। तो वही करा, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर, इस कहाँ कहीं बिंदु पर सब पर दाब समान लगेगा, ऐसा नहीं यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम। दूसरा है स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में लंबवत होगी, यानी हर एक दिशा में किसी भी बिंदु पर, जो स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर हर एक दिशा में जो होगा वह क्या होगा, वह उस पर जो बल लगेगा वह लंबवत दिशा में बल लगेगा हर एक बिंदु पर जल का। तीसरा क्या था कि द्रव के भीतर किसी बिंदु का दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है, अर्थात द्रव के भीतर जो किसी बिंदु पर मान लेते हैं कि यह टब हो गया, इसमें पानी रखा हुआ है और पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो कह रहा है कि जो किसी बिंदु पर दाब क्या होगा, स्वतंत्र तल से, यानी यहाँ स्वतंत्र जो तल है उस बिंदु से, स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होगा, यानी द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब उस गहराई, उस स्वतंत्र तल के जो स्वतंत्र तल से जो ऊंचाई है, गहराई है, उसके समानुपाती हो जाएगा, यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। तो वही होता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व भी, गहराई बढ़ने से द्रव का दाब भी बढ़ता है, घनत्व नहीं कहिए, दाब कहिए, क्योंकि वो क्या हो जाता है, दाब स्वतंत्र तल से बिंदु के गहराई के समानुपाती होता है, गहराई बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। और चौथा होता है किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व अधिक होने से दाब भी अधिक डालता है, वही पारा ले लेंगे तो दाब अधिक रहेगा क्योंकि उसका घनत्व तो अधिक है। नेक्स्ट 81 में देखिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है। अब देखिए, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, जैसे ही दाब को बढ़ाते हैं वह गलनांक घट जाता है। गलनांक क्या होता है, वह तापमान होता है जिस पर अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, तो वो गलनांक होता है। तो गलनांक घट जाता है, मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो और -10 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है। तो बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने से गलनांक घट जाता है, घट जाता है, नहीं ऐसा तो नहीं ना, वो पिघल जाता है, वो और माइनस में चला जाता है, वही प्रदर्शित करता है। और आगे आप देखेंगे किस तरह से मिलेंगे कि दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है, पहले गलनांक घटता है और फिर गलनांक बढ़ता है, वो भी देखने को मिलेगा दाब बढ़ाने पर। कैसे, वो आगे आपको प्रश्न मिलेगा, किस प्रकार से जब दो टुकड़े को, बर्फ़ के टुकड़े को जब आपस में क्या करते हैं, दाब लगाते हैं, तो पहले क्या होता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है और फिर वो घटने के बाद बढ़ता नहीं है, मतलब घट जाता है, उसके बाद फिर वो ही बर्फ़ के रूप में एक दूसरे से चिपक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि क्यों नाचती रहती है, पानी के वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी के वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण संयंत्र, देखिए पृष्ठ तनाव संयंत्र का नहीं हो गया, वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है और पानी का वेग अधिक होने से अधिक हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है। देखिए इसमें वही लगेगा, द्रव के दाब का जो नियम है, द्रव में दाब का नियम, उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। उसमें से हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट को देखा था। क्या देखा था कि एक था कि जो स्थिर द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब है स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है, वो हम लोगों ने देखा। तो आप देखिए ये वस्तु क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी के फुहारे में गेंद नाच रही है, यानी पानी का फुहारा वो गति कर रहा है, तो गेंद क्या हो रही है, वहाँ पर नाच रही है, यानी वो गति कर रहा है, यानी वो बदल रहा है, तो वो ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है, ऊंचाई है नहीं वो गहराई पर, तो वो उसके समानुपाती होता है, तो जिसके कारण वो पानी का वेग अधिक होने से दाब वो घट रहा है। अगर वेग नहीं होता तो दाब नहीं घटता है, क्योंकि वेग अत्यधिक है ना, तो दाब परिवर्तन हो रहा है। चूंकि हम लोगों ने देखा था कि द्रव के दाब के नियम में क्या होता है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट 83 में, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, बर्फ वास्तविक ठोस नहीं होता, प्रकृति में से सही कहा। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से क्यों पिघलता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, निचले तल का दाब अत्यधिक होने के कारण गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है।
इसका आप हमें कमेंट में बताइए कि और इसे मतलब क्या रीज़न है, क्यों होता है ऐसा। नेक्स्ट 84 में दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों। अब देखिए ये भी प्रश्न वही रिलेटेड है घनत्व और दाब से, मतलब घनत्व के साथ साथ में आप कहिए, घनत्व कहना ज़्यादा तत्पर यहाँ पर नहीं है, वो आयतन से कहिए, क्योंकि आयतन बढ़ा दिया जाता है यहाँ पर। क्या होता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है। क्या होता है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है ताकि उसके शरीर का अधिक क्षेत्रफल दलदल के संपर्क में, जैसे व्यक्ति इस तरह से है, अगर वो लेट जाएगा इस तरह से, तो वो उसका जो संपर्क क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाएगा, उसके शरीर का अधिक क्षेत्रफल दलदल के संपर्क में आ जाएगा और नीचे की ओर कम दाब लगेगा। इस तरीके से जब वो लंबवत है तो दाब अधिक रहेगा, और जब वो लेट गया तो उसका संपर्क क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, तो दाब कम हो जाएगा, ताकि क्षेत्रफल ये दाब अधिक क्षेत्रफल अत्यधिक हो जाएगा तो दाब कम जाता है। इसी के कारण कील को भी निचला सतह नोकीला बनाया जाता है ना, क्योंकि क्या हो सके, ताकि क्षेत्रफल कम होने से वह सतह पर अधिक दाब डाल सके ताकि ठोकने में आसानी हो। तो इस प्रश्न से दो निकल गया, कील को नोकीला क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि वह अधिक दाब डाल सके ताकि उसे ठोकने में आसानी से ढप सके। तो हो जाएगा क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाएगा, तब वह दलदल में क्या होगा, डूबेगा नहीं, धंसेगा नहीं। नेक्स्ट 85 में देखिए, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि अब वही प्रश्न आ गया जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे कि जब बर्फ का गलनांक, जब दाब बढ़ा रहे थे तो गलनांक क्या हो रहा था, कम रहा था। तो वही होता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, बढ़ता तो फिर दिखते हो जाता। तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है, जब दो बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाया जाता है तब वह क्या होता है, उनके बीच पानी का एक परत तैयार हो जाता है। बाद में दबाव जब हटाया जाता है तो पानी का वही परत जम जाती है, और यही कारण इन दोनों टुकड़े को आपस में चिपक जाते हैं। तो वही होता है, दाब को अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, और जिसके कारण बर्फ पर स्केटिंग करना भी आसान हो जाता है। प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं। देखिए जो भी हम प्रश्न बोलें कि दो टुकड़े को आपस में दबाने पर चिपक, मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है बर्फ़ का गलनांक, बर्फ़ का गलनांक का ये हिमांक का ये दोनों तो वही है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे उष्मा देना स्टार्ट करेंगे वो बर्फ पानी बनने वाला है, फिर वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही उसमें उष्मा निकालेंगे ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री, तो गलनांक और हिमांक दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही। तो मान लेते हैं उन दोनों को बर्फ़ के टुकड़े को चिपकाते हैं तो क्या हो जाता है, दाब के कारण गलनांक घट जाता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो वही हो जाता है। उसके बाद वो पानी का एक परत बना देता है, जैसे ही दाब हटाते हैं तो पुनः वो क्या हो जाता है, और टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, बर्फ बन जाता है। प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि छतों की आकार जटिल होती है। देखिए क्यों उड़ जाता है, जो तेज आंधी पर आने पर टीन की छतें या जो भी होती है उनके छतें के ऊपर वायु आंधी के कारण तीव्र गति से बहती है, जिसके कारण छत का दाब कम हो जाता है। तीव्र गति से बहने के कारण जो ऊपर का दाब होता है उसकी छत के दाब कम हो जाता है, जबकि छत के नीचे के अंदर का में कोई परिवर्तन नहीं आता है, फलतः टीन की छतें उड़ जाती है। वही अत्यधिक वेग के कारण वहाँ दाब कम हो जाता है, जबकि नीचे का टेम्परेचर रूम का जनरली वही रहता है, समान रहता है, इसके कारण वो उड़ जाता है। तो ये मेन कारण है। छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग वायु के छत के दाब उत्पन्न कर देता है। उच्च वेग की वायु छत के सतह पर दाब उत्पन्न कर देता है, छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। हाँ वही हो गया, और जो दाब उत्पन्न करता है वो कैसा होता है, वो जनरली कम हो जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 86 का। नेक्स्ट, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी कंक्रीट या चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिससे कि वह झटकों को अवशोषित कर सके, फीटर्स के पटरी रेलगाड़ी पर लगाया गया दाब को कम कर सके। देखिए मेन होता है कि जो रेल की पटरियाँ होती है उस पर उसके नीचे जो सिल्लियाँ लगाई जाती है, पहले तो लकड़ी का था अब तो सीमेंट का आने लगा है, वह क्यों लगाया जाता है ये प्रश्न को समझना होगा। तो दरअसल जब ट्रेन चलती है तो उसकी ज़मीन और पटरियों में कंपन पैदा होता है, जनरली आप देखते ही होंगे
इसके अलावा ये भी होता है कि तेज़ धूप में पटरियाँ फैलती हैं और सर्दियों में सिकुड़ती है, यह भी कारण एक अलग कारण है, जिससे ट्रेन के बाहर अब क्या होता है, जिसकी जो उस ट्रेन के नीचे जो सिल्ली लगा होता है वह लकड़ी जो भी है सीमेंट का होता है वह सिल्लियों पर आ जाता है बाहर, जिसके कारण कंपन पटरियों पर कंपन, जिसके कारण जो उसका कंपन है, पटरियों का सिकुड़ना है, ट्रेन का भार सभी संतुलित हो जाता है। तो आप कह सकते हैं रेलगाड़ी पर जो लगाया गया दाब वो कम हो जाता है, क्योंकि वो क्या आ जाता है, वह सिल्लियों पर आ जाता है और जो उसके बीच में पत्थर होता है उस कुछ दाब का मिश्रण उस पत्थर पर भी आ जाता है। तो मेन यही कारण होता है। नेक्स्ट, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह में खून निकलने लगता है, क्यों? अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर क्या हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी, ये जैसे ही हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वह क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है उसमें कमी आने लगता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय, जब वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर लिपटा हुआ है, वही ना, मतलब जो आखिर में वायुमंडल क्यों है पृथ्वी पर, वह उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। वायु का एक स्तंभ जो धरातल पर अपना भार डालता है, अर्थात दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन के द्वारा लगाया गया बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अर्थात एक इकाई पर उससे ऊपर की, मतलब एक, मान लीजिए जनरली हम बता रहे हैं इस तरह से, एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के द्वारा जो लगाया गया बल होता है वह क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो यही इसका परिभाषा है कि किसी सतह के इकाई पर उससे ऊपर की हवा है, हवा तो सब जगह है, यानी उससे ऊपर की हवा के द्वारा की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है आखिर, ऊपर जाने पर क्यों घटता है। तो अब ध्यान से समझिएगा, क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब का धरातल का वितरण सब जगह पर समान नहीं है। ये भी आपको पता होगा कि जो वायुमंडलीय दाब का धरातल पर जो वितरण है सब जगह समान नहीं है। इसमें क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के वितरण में भिन्नता हम देखने को मिलता है। जब वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ये आपको पता होगा, इससे अधिकाधिक दबाकर घनीभूत किया जा सकता है। वायु को संपीड़न कर उसे अत्यधिक घनीभूत किया जा सकता है, अर्थात गाढ़ापन जिसको कहिए। और जैसे ही कोई वस्तु को घनीभूत करेंगे, गाढ़ा करेंगे, तो वायु का घनत्व अत्यधिक होगा। तब क्या होगा, वायु का घनत्व जितना अधिक होगा दाब भी उतना अधिक होगा। घनत्व जितना अधिक होगा दाब भी बढ़ेगा। क्योंकि क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम घनत्व को अधिक करेंगे अर्थात उसको गाढ़ापन करेंगे, उसके अणु एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, और जैसे ही घनत्व अधिक बढ़ेगा तो दाब भी उसके द्वारा लगाएगा वह भी अधिक बढ़ेगा। जो आप देखिए, जो क्या होता है, जस्ट वही कील वाला में ले लीजिए कि जिस तरह से लोहे की कील को आगे नुकीला बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, उसके क्या क्या था, उसमें भी एक तरह से वही उदाहरण है कि उसको ठोस करके, उसको संकुड़न कर, उसको पतला कर, उसको कील के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ताकि वो घनत्व अत्यधिक हो सके और दाब भी अत्यधिक डाल सके। तो कम घनत्व वाली वायु का दाब भी कम होगा। वायु के स्तंभ के ऊपर की वायु नीचे वाली वायु पर दाब डालती है। जो वायु का जो पूरा परत है वह वायु क्या करती है, ऊपर वाली वायु नीचे वाली वायु पर एक दबाव डालती है, और उस दबाव के कारण जो नीचे का वायु होता है वह अत्यधिक उसके ऊपर के वायु की तुलना में अत्यधिक घनी होती है, अर्थात घनत्व उसका अत्यधिक होता है। घनी क्यों होता है, क्योंकि ऊपर वाली वायु नीचे वाली वायु पर दबाव डालती है। जो धरातल पर वायु है वह क्या होगा, जिसके कारण उस वायु का घनत्व अत्यधिक होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि निचले परत अधिक घनत्व वाली हो जाती है, इसलिए दाब भी अत्यधिक डालती है। तो वही वायुमंडल दाब का स्तंभीय वितरण ही वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण करता है। जो ही स्तंभीय वितरण दो प्रकार का ऊर्ध्वाधर वितरण है और एक क्षैतिज वितरण है। तो वही जो ऊर्ध्वाधर वितरण उसको स्तंभीय वितरण भी कहते हैं। हो सकता है प्रश्न आपको देखने को मिल जाए कि वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहलाता है, तो वही स्तंभीय वितरण ही वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। तो ये वायु दाब में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वो कम होता है, क्योंकि ये परत जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला वायु नीचे पर दबाव डालेगा, फिर इससे ऊपर जाएंगे उससे कुछ ऊपर वाला वायु नीचे। तो इस प्रकार से जो सबसे नीचे होगा वह वायु अत्यधिक घनीभूत होगा, सघनता ज़्यादा होगा, उससे ऊपर की वायु में वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और वही जब आप ऊपर में चले जाएंगे तो वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, और इस वायुमंडल के दाब में वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या हो जाएगा, बहुत सारा परेशानियाँ देखने को मिलेगा। तो उस परेशानियाँ हम आगे आपकी चर्चा करेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि क्या यह
जो वायुमंडलीय दाब है सब जगह समान होता है? तो नहीं, ये अंतर होता है। वायुमंडलीय जो वायु दाब होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम तो होता जाता है, लेकिन यह एक ही दर से हमेशा कम नहीं होता है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था ना पृथ्वी की संरचना में कि पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि हो रहा था, लेकिन वह क्या हो रहा था, मतलब ये एक मतलब एक ही दर से नहीं हो रहा था। 32 डिग्री पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड मिला नीचे जाने पर, और 1 किलोमीटर पर जाने पर वो क्या हो गया, 12 डिग्री का हो गया। हाँ, बढ़ जरूर रहा था लेकिन एक दर से। ठीक उसी प्रकार ऊपर में भी होता है, ऊपर जाने पे भी वायुमंडलीय दाब में कमी होता है, लेकिन वह एक दर से नहीं होता है। तो वायुमंडल में घने संगठक समुद्र तल के निकट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा घना संगठक वो समुद्र तल के निकट पाया जाता है दाब। तो वही आप कह सकते हैं इन सभी के बात पर कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर वायु दाब, तापमान, उसमें उपस्थित जलवाष्प और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर, ये तीन बातों पर निर्भर करता है। तापमान पर उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा है उसमें वायु में, तथा वायु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर जो निर्भर करता है उस पर ये निर्भर करता है। तो इन तीनों बातों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब में कमी आती है, और कमी आने की दर से आप देखने को बहुत सारे लोग जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो नाकों से खून आना, फिर ऊपर जैसे ही वायुमंडलीय दाब पर आप पहाड़ों पर जाकर खाना बनाएंगे तो खाना बनने में अत्यधिक समय लगना, क्योंकि क्या हो जाता है, वायु वहाँ विरल हो जाता है। अर्थात निम्न वायु दाब के कारण वायु विरल हो जाती है। विरल होने के मतलब जो उसके सघनतापन रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वायुमंडल हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा को ऊपर जब छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आमाप में वृद्धि हो जाता है, फिर फट जाता है। तो वही कारण होता है कि हाँ वायुमंडलीय दाब तो अत्यधिक होता है, जिसके कारण उस दाब से ज़्यादा उसको फूल कर हवा देकर बढ़ाया जाता है, जिसके कारण वो उड़ना स्टार्ट करता है। और जैसे ही ऊपर जाता है तो वहाँ का वायुमंडलीय दाब कम होता है। अर्थात जो उसको दाब था यहाँ पर सघनता अत्यधिक था, वहाँ सघनता अत्यधिक, तो पहले गुब्बारा क्या होगा, और बड़ा होगा और फैल जाता, आमाप में वृद्धि हो जाता उसका शेप में, और फिर वह एक निश्चित जितना तक वो बर्दाश्त करता है तो फैलता है, फिर फूट जाता है। तो आइए, तो इस कारण क्या हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब घटता है, वायुमंडलीय ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। क्यों घटता है वह भी हम लोगों ने जान लिया कि किस प्रकार से स्तंभीय जो वितरण है उसमें से जो ऊपर की वायु होती है सबसे नीचे की वायु पर क्या करती है, दबाव डालती है। अर्थात जो धरातल पर वायु है वह अत्यधिक घनत्व है, घनीभूत है, गाढ़ापन है, जिसके कारण वो दाब भी अत्यधिक डालती है। ठीक उससे ऊपर की वायु जैसे ऊपर जाती है, ठीक उससे वायु ऊपर की वायु उस पर दाब डालती है तो कम होता जाता है वो दाब। और दाब कम होने का अर्थ है कि वह वायु में जो गाढ़ापन है, जो उसके अणु हैं वो कम होते जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हवाई जहाज के में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। वही कारण है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है, और उस कमी के कारण जो क्या हो जाता है वहाँ पर जो मतलब निम्न वायु दाब कहने का अर्थ क्या हो गया, वायु विरल हो जाता है, उसके अणु जो होते हैं, कण होते हैं जो वह विरल दूर दूर हो जाते हैं और दाब कम हो जाता है। और जैसे ही दाब कम हो जाता है तो जो नीचे से अत्यधिक दाब पर उसको स्याही को वहाँ पर रखा जाता है, उसमें डाला जाता है, तो दाब कम मिलता तो वह भी क्या हो जाते हैं, विसरण करना स्टार्ट हो जाता है उसके स्याही के अणु। स्वाभाविक सी बात है, जब कम जहाँ पर आप सोचिए उसको वायुमंडल यानी धरातल पर उसको बनाया गया था, उस लिंग को जहाँ पर दाब अत्यधिक था, उस अणु को इस प्रकार से किया गया ताकि वो कंट्रोल रह सके। लेकिन जब वहाँ पर ऊपर जाता दाब कम मिलता यानी विरल मिलता, खुला मिलता उसको, तो अभी उसका अणु निकल कर क्या हो जाता है, फैलना स्टार्ट कर देता है, जो गाढ़ापन उसमें रहता है, इसके कारण वो स्याही निकल जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या 1% कम कर दिया तब पृथ्वी पर जी का मान क्या हो जाएगा। देखिए, अगर द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दिया जाए तो पृथ्वी पर जी का मान वो जनरली बढ़ जाएगा, वो 2 गुना बढ़ोतरी होगा। ऑप्शन में 2 गुना भी है, 2 गुना से कम भी है, तो अब आपके माइंड में उठाओ कि 2 गुना क्यों वृद्धि होगा। तो हमने देखा कि जी का मान क्या कर रहा था, जी का मान मुख्यतः 2-3 बातों पर निर्भर कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कोई भी ग्रह है उसकी आकृति पर, उसके घूर्णन गति पर, तथा उस ग्रह उपग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पर, इन बातों पर निर्भर कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ध्रुवों पर जाने पर जी का मान कम हो रहा था। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर बढ़ने का कारण क्या है। अब त्रिज्या क्या हो रहा है, त्रिज्या कम हो रहा है, तो पृथ्वी का आकार जो था वह पहले यहाँ था, तो त्रिज्या कम हुआ तो यानी आकार में कमी आया। स्वाभाविक सी बात है, जब आकार में कमी आएगा तो जो क्या होगा, जी का मान उतना था तो उसमें और थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि अब बताइए ये 10 था, अब ये 9 हो गया, तो 10 पर तो 9.8 था,
कहने का मतलब उसमें और कमी आया गया त्रिज्या में, तो जो कमी आया गया तो वह और भी कम हुआ, तो वह जो होगा वो 9.8, यानी वो उसका जो जी का मान है वो अत्यधिक होगा। तब ना ऊपर जाने पर क्या हो जाता है, जी का मान वही रहता है। कोई भी रॉकेट को आप अगर वायुमंडलीय ये वातावरण से बाहर भेजना चाहते हैं तो जी का मान से अत्यधिक वेग रखा जाता है, ताकि वह उसको पृथ्वी नहीं खींच सके, वायुमंडल के बाहर से निकल जाए। स्वाभाविक सी बात है, वो नज़दीक आ गया, कम हो गया तो बढ़ेगा, तो 2% बढ़ने को मिलता है। इसका एक फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला होता है वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। नेक्स्ट 91 में देखिए, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है। आप देखिए, यही उबलने का कारण क्या है, ऊंचाई की जगहों पर वायुमंडलीय दाब में कम हो जाता है और उबलने का बिंदु क्वथनांक नीचे आता है। यही बात है कि ऊंचाई में जाने पर वायुदाब कम हो जाता है, जिसके कारण निम्नलिखित चीज़ों को सामना करना पड़ता है। पहला हम लोगों ने क्या देखा कि निम्न वायुदाब के कारण क्वथनांक का जो बिंदु होता है वह भी घट जाता है। क्वथनांक का बिंदु घट जाता है, वो पानी जो यहाँ पर, जब बताइए 100 डिग्री कब था, जब पृथ्वी पर घनत्व तो ज़्यादा था, दाब ज़्यादा था, तब 100 डिग्री लग रहा था। स्वाभाविक सी बात है, जब ऊपर जाएगा तब वह तापमान कम तापमान पर उबलने लगेगा, यानी क्योंकि उसको खुला मिल जाएगा, विरल मिल जाएगा, और कम तापमान पर उबलने के बावजूद भी खाना पकने में ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए लगेगा क्योंकि वहाँ दाब कम है और यहाँ पर दाब ज़्यादा था। दाब ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा था, खाना पकने में जो समय है वो जो भी लग रहा था एक नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वहीं पर जा रहे हैं तो उससे ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि जब आप गर्म कर रहे हैं तो जो अणु है उसके जो बाहर जो गैस हो रहा है, जो दबाव है उस पर कम दबाव लग रहा है, और कम दबाव लगने के कारण वह क्या हो रहा है, पहले मतलब वो क्या करेगा, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए वो दबाव को, तो पहले चारों ओर वो अपने आप को क्या करेगा, मतलब उतना गैस बनाएगा, तब ना वो उस लायक वो दाब पर आएगा जो नीचे वाले दाब पर बन रहा था। तो इसी के कारण वहाँ समय ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि वहाँ का ऊपर जाने पर जो निम्न वायु दाब के कारण वहाँ का वायु विरल होता है, अणु दूर दूर हो जाते हैं, तो यही कारण होता है वहाँ पर उबलने में क्वथनांक बिंदु तो जरूर कम हो जाता है, लेकिन खाना पकने में ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। स्वाभाविक सी बात है, साबुन का बुलबुले कब बनेगा, जब वायुमंडलीय दाब से कम होगा तब, कि अधिक होगा तब, अधिक होगा तब, अधिक नहीं होगा तो दाब बनने ही नहीं देगा वो, है ना। तो वायुमंडलीय दाब से अत्यधिक होगा तब वो वायु का बुलबुला बनेगा। नहीं तो फूलने ही नहीं देगा वो। सोचने की बात है कि वह दाब कब बनेगा, ऐसे जनरली दाब नहीं रहेगा तो साबुन ही रहेगा। बुलबुला बनता है जब वह जो उसका जो दाब है, वायुमंडलीय दाब है, उस दाब से अत्यधिक होता है। अर्थात दाब कहने का मतलब आप ये समझिए कि जो वायुमंडलीय में जो डेंसिटी है, उसका डेंसिटी इसमें साबुन के बुलबुले में ज़्यादा होगा। डेंसिटी ज़्यादा होगा तब तो वो दाब ज़्यादा डाल पाएगा ना, तब वो दाब ज़्यादा डाल पाएगा, तब वो फूलेगा, तब उसका थोड़ा कम विरोध करेगा वायुमंडलीय दाब। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते, वही दलदली सड़कों पर या फिर जहाँ पे काई लगा हुआ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, घर्षण बल कम होता है। घर्षण बल क्या था कि किसी वस्तु या संपर्क सतहों संलग्न सतहों के बीच जब गति करते हैं, गति करने का प्रयास करते हैं, तो उसे घर्षण बल कहते हैं। और यह घर्षण बल क्या होता है, उस गति को विरोध करता है। जो संपर्क सतह है और वस्तु के मध्य जो क्या होता है, बल लगता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, घर्षण बल कहते हैं। वह घर्षण बल उस गति का विरोध करता है। तो दलदली पर क्यों फिसलते हैं, घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर पर पारा अचानक गिर जाता है तो ये किस बात का, जब बैरोमीटर पारा गिर जाता है तो वह किस बात का है, आंधी या झंझावात का सूचना देता है। नेक्स्ट 95 में देखिए, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है। ध्यान से पढ़िए, अभी हम लोगों ने इस चीज़ को चर्चा किया था कि ऊपर जाने पर विरल वायु होता है, निम्न वायु दाब होता है। निम्न वायु दाब का अर्थ हो गया वहाँ के वायु विरल होते हैं। विरल का अर्थ हो गया गाढ़ापन कम होते हैं, सघनता कम होती है। वहाँ के जो अणु होते हैं वो जितने करीब से पृथ्वी के धरातल पर होते हैं वहाँ नहीं होते, और जिसके कारण जब वायुमंडल को धरती पर गुब्बारा फुलाया जाता है तब वो क्या होते हैं, उसके अणु डेंसिटी होते हैं, वो उस दाब को सहन करते हुए फूलता है। ज़्यादा डेंसिटी होता है तब उड़ना स्टार्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर अणु कम था तो उतना फूला, वहाँ पर क्या हो जाता है, उसके अणु दूर दूर देखने को मिलते हैं, तो उसके अमाप में पहले वृद्धि होगा। वह वृद्धि जितना तक वह सहेगा, बर्दाश्त करेगा, फिर फूट जाएगा। तो वहाँ पर तो सिर्फ दिया हुआ अमाप में वृद्धि, अगर दिया हुआ रहता कि फूट जाता तो वह भी सही होता, तो अमाप में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट 96 में देखिए, 96 में कह रहा है कि समतल
की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन हो जाता है समतल की अपेक्षा? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब घटता है। दाब क्यों घटता है इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की कि दाब घटने का कारण क्या होता है कि जो धरातल पर वायु होते हैं, यानी एक स्तंभीय वायु दाब पर जो ऊपर की वायु होते हैं नीचे वाले वायु पर एक दाब डालते हैं। उस दाब डालने के कारण चूंकि बाहर धरातल पर जो वायु है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है और गैसों को संपीड़न कर दाब कर डालकर उसके अत्यधिक उसको सघनतापन गाढ़ापन किया जा सकता है। तो जिसके कारण ऊपर की वायु नीचे वाले वायु दाब पर दाब डालती है तो वह दाब अत्यधिक घनी होती है, डेंसिटी ज़्यादा होता है और घनत्व अधिक होने के कारण दाब भी अधिक डालते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर की वायु नीचे वाले वायु पर उस तरह से थोड़ा कम कम दाब डालते जाते हैं, लेकिन जो धरातल पर रहती ज़्यादा होता है और ऊपर जाते हैं निम्न वायु दाब के कारण वहाँ पर विरल वायु देखने को मिलता है, अर्थात वहाँ के जो अणु होते हैं गाढ़ापन वो कम होता है। तो इसके कारण जो वहाँ पर मौजूद ऑक्सीजन का जो अणु होते हैं वो कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ नहीं जाती है। फेफड़े में सांस नहीं लेने उपयुक्त में से कोई नहीं। सांस लेना कठिन क्यों हो जाता है कि वायुमंडलीय दाब घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 97 में, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्योंकि यह क्यों गिर जाता है? क्योंकि वही सूचन करता है ना कि वहाँ वायुमंडलीय दाब निम्न हो गया है। ये तुम समझ ही लिए कि वायु दाब निम्न होने का क्या कारण है, क्यों निम्न होता है, निम्न होता है तो क्या होता है, डेंसिटी पर क्या असर पड़ता है। तो हम वो भी देख लिया कि वायु तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है और उसे क्या किया जा सकता है, दाब डालकर उसे संपीड़न किया जा सकता है। जैसे ही संपीड़न करेंगे तो उसके अणु घनीभूत होंगे, अर्थात सघनता बढ़ेगा, गाढ़ापन बढ़ेगा। तो गाढ़ापन बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है दबाव भी थोड़ा ज़्यादा डालेगा। नेक्स्ट देखिए 98 में, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ लगाया जाता है क्यों? इस कॉन्सेप्ट को भी समझने के लिए इस वायु दाब को ही समझना होगा। देखिए क्या होता है कि वायु दाब क्या होता है, वायुमंडलीय वायु दाब अत्यधिक होता है। कोई वस्तु तभी उड़ेगा जब उस वायुमंडलीय दाब से अत्यधिक दाब उसका रहेगा तभी उड़ पाएगा। कम रहेगा तो बहुत दाब डाला हुआ रह नहीं उड़ेगा। तब क्या होता है, वही दबाव को अत्यधिक कार्यकारी दबाव को बढ़ाने के लिए वह क्या होता है, दौड़ लगाता है। और वह दौड़ में उसका जो पंख होता है वह अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि वह पंख जो है जब वह रेस लगाता है तो वह हवा को दो भागों में बांट देता है और जब इस प्रकार से बांट देता है कि जो नीचे का वायु दाब है उसको और बढ़ा देता है ताकि वो एरोप्लेन उछाल लेके ऊपर आ सके। अब देखिएगा जब अभी विंडो सीट पर बैठिएगा तो पंख जब वो रन करेगा ना तो डैना को थोड़ा आगे मूव होता है, हल्का सा मूव करेगा और वह मूव इस प्रकार से करता है कि कार्यकारी दबाव को बढ़ा देता है। जैसे ही उसके नीचे का दबाव और बढ़ जाएगा तो वह ऊपर उछल जाएगा, तो यानी हवा में आ जाएगा। तो इसलिए वो रेस लगाता है कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए और पंखे का ऊपर का नीचे का दाब बढ़ा देने के कारण वो ऑटोमेटिक ऊपर का जो वायु दाब रहता है वो कम हो जाता है। तो ये बढ़ाता है, कम नहीं करता। मेन रूप से उसका उद्देश्य वही होता है कि नीचे के वायु दाब को थोड़ा बढ़ा सके ताकि वो उछाल से ऊपर आ सके। नेक्स्ट 99 में, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता। देखिए वही क्वेश्चन है ना, उसमें था कि फट जाता, ऑप्शन ही नहीं था। अमाप में वृद्धि, तो पहले वृद्धि करेगा क्योंकि वहाँ निम्न वायु दाब होगा, उसके अणु दूर दूर रहेंगे, दूर दूर होने के कारण इसके भी अणु क्या होंगे, वह फैलना स्टार्ट करेंगे। जब कम उसको दबाव ही कम मिलेगा, वहाँ के अणु ही दूर दूर रहेंगे तो जो इसके अणु नज़दीक थे वह भी तो फैलना स्टार्ट करेंगे ना। तो इसलिए वह पहले उसका अमाप में वृद्धि होगा फिर वो फट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिसके कारण। नेक्स्ट देखिए, प्रेस कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? अब प्रेस कुकर में खाना इसलिए कम समय बनता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का ताप कम हो जाता है या अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का ताप बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जब क्या हो जाता है, दाब को हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, पानी का जो ताप होता है वह भी बढ़ जाता है। और यही बढ़ जाने के कारण क्या हो जाता है, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर के बाद जनरली जो अगर हम खुले में खाना बनाते हैं, ये कोई केतली में हो गया या खुले बर्तन में, तो उसमें क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो तापमान बढ़ने में समय लगता है, काफ़ी देरी लगता है। लेकिन प्रेस कुकर में वही 100 डिग्री का सेंटीग्रेड बंद होने के कारण वहाँ पर दाब अत्यधिक हो जाने के कारण वह 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है और खाना जल्दी पक जाता है। तो इसलिए वो दाब का ही कमाल है। तो आशा करते हैं आपको दाब हो गया, उत्प्लावन बल हो गया, फिर भार हो गया, इस 2 3 4 कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छी तरह से चर्चा किया। आपको अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लिए तो आगे बहुत सारा प्रश्न है, अगर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आप उसका अच्छा से जवाब दे पाएंगे। तो आप इस क्लास को 1 से 2 बार देखिए, समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।